यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स एज वेल एज पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की जो एक हमारी कॉमन यूनिट है डेट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 92 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने एग्जाम से पहले एक रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंप्लीट सिलेबस के मतलब कंप्लीट जो अपना सब्जेक्ट है उसके जो है वो एमसीक्यूज है वो एक ही वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं। अभी रिसेंट के अंदर हम लोग जो है वो 4 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। एक तो हम पूरा का पूरा इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद में हम लोग अकाउंटेंसी कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स कर चुके हैं और हम लोग बिजनेस फाइनेंस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो बात आती है हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट का, जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग की अगर बात करता तो मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है ये अपने दोनों बोले तो कॉमर्स में एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमर्स के अंदर ये यूनिट नंबर 8 है और मैनेजमेंट के अंदर यूनिट नंबर 6 का एक पोर्शन और यूनिट नंबर 7 जो है मैनेजमेंट कोड 17 की वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है किसको? मार्केटिंग मैनेजमेंट को। तो ये हमारा जो है वो मैनेजमेंट की बुक है, मार्केटिंग की मैनेजमेंट कोड 17 वालों की यूनिट 7 मार्केटिंग की बुक है और ये हमारे कॉमर्स के अंदर जो यूनिट नंबर 8 है उसकी बुक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम इनके अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड जितने भी बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मिलाकर के 92 क्वेश्चंस हैं। इन 92 क्वेश्चंस को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक एस्पेक्ट, चाहे वो आपका 4P हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया, चाहे वो आपके सर्विसेज हो गए, चाहे वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर के वेरियस मॉडल्स हो गए, चाहे वो आपका जो है कंज्यूमर अडेप्शन मॉडल्स हो गए हैं, चाहे वो आपका एसटीपी सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, हर एक टॉपिक को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है। अगर आप ये 92 क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट करके जाते हैं एग्जाम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आएगा। जनरली सभी क्वेश्चन जो इसके अराउंड ही जो है वो रिवॉल्व होंगे, तो आप इनको बढ़िया तरीके से लगा के जाना और इससे पहले जो हमने करवा रखा है वो भी जरूर करके जाना। ओके जी, तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे 92 क्वेश्चंस को। लेक्चर को शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसमें आपको जो है आपके घर पे बैठे बैठे कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो हमारा कंप्लीट पैकेज होता है उसके अंदर आपको 4 चीजें मिलेंगी। आपको सबसे पहले मिलेगा सारा का सारा कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, कोई पीडीएफ में, कंप्लीट बुक्स जो है वो आपके होम एड्रेस पे आएंगी। लाइक हम अभी मैनेजमेंट के एमसीक्यूज करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा मैनेजमेंट का बुक है, ठीक है। तो मार्केटिंग का बुक है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग की बुक है, इसके अंदर पूरा का पूरा मार्केटिंग का जो सिलेबस है जो एज पर एनटीए ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है लेटेस्ट, वो हमने इसमें सारा डाला हुआ है। उसी तरीके से आपको मालूम है 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 में तो 10 किताबें पेपर 1 की, 10 सब्जेक्ट है पेपर 2 में तो 10 किताबें पेपर नंबर 2 की। ये सब आपको जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आपको हम लोग जो प्रोवाइड करवाएंगे वो कॉमर्स का, अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का कंप्लीट बैच मिलेगा और अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स हम जो है वो सेपरेटली प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो बैच में क्या मिलेगा, किताबें मिलेंगी, प्लस में जो बुक्स हैं इनमें जो कंटेंट है उस कंटेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी मिलेगा। चैप्टर वाइज हमने हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 550 करीब जो है वो लेक्चर्स है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के वो सब आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो से आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी उनको लगा सकते हैं। प्लस में आपको जो है वो मिलेंगे एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म के अंदर और प्लस में आपको जो है वो मिलेगी रिवीजन की वीडियो। हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो भी हम जो है वो प्रिपेयर हमने किया हुआ है, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि एग्जाम में जब आप जाएं तो उससे पहले कम से कम 2 से 3 बार आप बढ़िया तरीके से जो है वो रिवीजन कर जाएं। ओके, तो ये सब आपको जो है वो मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, तो ये था इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करवाना था। तो अब आइए, अब हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे 92 क्वेश्चन का। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या बोल रहा है, बोलता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा सर्विस या प्रोडक्ट में से प्राइस सेंसिटिविटी जो है कस्टमर की वो बहुत ही क्या होती है, लो होती है। पहले तो ये बताओ सर प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि प्राइसेस से, मतलब अगर मान लो प्रोड्यूसर या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर अगर वो प्राइसेस को थोड़ा बहुत भी जो है प्राइसेस में क्या करता है, चेंज करता है, तो कस्टमर की जो डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा क्या आएगा, फर्क आएगा। बेसिकली एक इलास्टिसिटी हो गया। तो
प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो प्राइसेस थोड़े से भी जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो कस्टमर उसकी डिमांड जीरो कर देगा या कम कर देगा, और अगर प्राइसेस थोड़े से कम हो जाएंगे तो कस्टमर उसकी डिमांड जो वो क्या करेगा, बढ़ा देगा, या ज्यादा कस्टमर जो उसको परचेस करना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर इनमें से ये आपको 4 तरह के अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उनके एग्जांपल दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसमें प्राइस सेंसिटिविटी जो है कस्टमर की होती है क्या होती है, लो। मतलब कस्टमर जो है वो प्राइस को ज्यादा तवज्जो जो है वो नहीं देता, प्राइसेस ज्यादा भी होंगे तो भी कस्टमर उन्हीं के पास से जाएगा। ठीक है ना। तो मतलब कस्टमर प्राइस को लेकर ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। वो कौन से हैं? कार रेंटल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल या रिटेलिंग। तो इसके अंदर जो है वो आंसर क्या आएगा, मेडिकल सर्विस। मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो है वो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर कभी भी जो है वो प्राइस को लेके ज्यादा जो है वो सेंसिटिव नहीं रहता है। कस्टमर को बस ये होता है कि अगर मान लो वो बीमार हो गया है, ठीक है, तो पेशेंट को बेसिकली बस यही होता है कि यार कुछ भी करके मैं ठीक हो जाऊं, पैसे चाहे कितने लग जाए, अगर मेरी हेल्थ सही होगी तो पैसे तो मैं कमा लूंगा। तो मेडिकल सर्विसेज के केस के अंदर जो है कस्टमर जो है या जो बेसिकली सर्विस रिसीवर जो होता है वो प्राइस को लेकर के जो है ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। तो फर्स्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, थर्ड। आगे सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हाइल सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट ऑन डेमोग्राफिक बेसिस। देखो डेमोग्राफिक पहली बार सेगमेंटिंग का मतलब क्या होता है, एंटायर मार्केट एरिया को, पूरी मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में जो है वो क्या करना, डिवाइड करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। अब जब आप जो है वो सेगमेंटेशन बनाते हो तो सेगमेंटेशन बनाने के कई सारे आपके पास में बेस होते हैं। आप डेमोग्राफिक बेसिस पे सेगमेंटेशन करते हो, साइकोलॉजिकल बेसिस पे जो है वो सेगमेंटेशन कर सकते हो, तो बिहेवियर बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हो, कई सारे आपके पास में ज्योग्राफिकल बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हो। तो सेगमेंटेशन करने के लिए कई सारे आपके पास में जो वो मोड क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब यहां पे बोल रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी जो सिचुएशन है वो ट्रू है जब सेगमेंटिंग जो है वो किया जाता है कंज्यूमर मार्केट का। ध्यान देना, जब कंज्यूमर मार्केट का जो है वो आप क्या करते हो, सेगमेंट करते हो, किसके बेस पर, डेमोग्राफिक बेसिस पे। किसके बेस पर, डेमोग्राफिक बेसिस पे। डेमोग्राफिक का मतलब क्या हो गया, जब एज के बेस पर, जेंडर के बेस पर, फैमिली साइज के बेस पर, मैरिटल स्टेटस के बेस पर, जब आप जो है वो एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो कौन सी सिचुएशन जो है वो अराइज होती है। तो जब कभी भी हम डेमोग्राफिक बेसिस पे जो है वो क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, तो कंज्यूमर की चॉइस जो है, कंज्यूमर की जो चॉइस है उसके बिहेवियर के बारे में अपने को खास नॉलेज जो है वो रिसीव नहीं होती है। तो अगर हम बात करें प्रेडिक्टेबिलिटी का, कंज्यूमर चॉइस की प्रेडिक्टेबिलिटी, तो सबसे कम जो है कंज्यूमर चॉइस की प्रेडिक्शन लगती है अपने को किसमें, डेमोग्राफिक में। उससे ज्यादा प्रेडिक्शन अपने को लगती है साइकोलॉजिकल में, और उससे ज्यादा प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा कंज्यूमर की चॉइस जो है वो क्या है, उसको प्रेडिक्ट आप कर सकते हो किसके बेस पर, उसके बिहेवियर के बेस पर। ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं कि आपने अगर डेमोग्राफिक बेसिस पे जो है वो पूरी एंटायर मार्केट को क्या क्या सेगमेंट किया, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की वो आपकी बहुत ही क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और जो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट है वो भी बहुत ही क्या आता है, कम आता है। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, सेकंड। मैंने यहां पे लिखा भी है कि डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर, और यहां पे जो है वो क्या है, ईज ऑफ कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, नीचे तो दे रखा है आपको क्या, प्रेडिक्टेबिलिटी, और इधर दे रखा है ईज एंड कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट। तो जितना प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, उतनी आपकी कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। जितना प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब आप इंटेंस तरीके से अगर जो है वो क्या करोगे, सेगमेंटेशन करोगे, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो भी क्या आएगी, ज्यादा, लेकिन वहां पे जो आपको रिजल्ट निकलेंगे वो भी क्या आएंगे, बढ़िया निकल के आएंगे। ठीक है ना। चलो जी आगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस। इनमें से कौन सी जो है वो मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो बिजनेस की नहीं है, आपको ये बतानी है। जैसे यहां पे ना ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली ना, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ ए बिजनेस। अब देखो एक ये बोल रहा है वी रन ए रेल रोड, वी रन ए रेल रोड। दूसरा बोल रहा है वी हेल्प इंप्रूव ऑफिस प्रोडक्टिविटी, हम जो है वो क्या करेंगे, मदद करेंगे क्या करने में, इंप्रूव करने में ऑफिस प्रोडक्टिविटी को। आपके ऑफिस की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब हम जो है वो आपको ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है वो क्या करेंगे, आपको जो है आपके ऑफिस जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है वो यहां पे क्या, आपको इसको पढ़ के ये लग रहा है कि भाई एक सर्विस जो है वो क्या की जा रही है, बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये एक जो है वो मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन है। फिर ये बोल रहा है वी सप्लाई एनर्जी, हम जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो यहां से भी आपको जो है वो पता चल रहा है कि इनका बेसिकली काम क्या है। ये बोल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, इनका मेन काम क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको डिसेमिनेट करना ये। लेकिन वी रन ए रेल रोड, ये क्या है, ये एक मार्केट ओरिएंटेड डेफिनेशन नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो इसका आंसर जो बनता है वो क्या बनेगा, फर्स्ट।
चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बायर इज पैसिवली इन्वॉल्व, बोलता है ये आपको चार कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट में बायर जो है वो पैसिवली इन्वॉल्व होता है इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ही एक्सेप्ट व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू हिम बाय द मार्केटियर, कि मार्केट जो ऑफर करेगा बायर उसी चीज को जो है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर जो वो क्या होता है, सेलर जो है जो भी सामान बना के बल्क में जो भी सामान बनाएगा सस्ता एक तो बल्क में बनाएगा तो सस्ता बनेगा, और जो भी सामान वो बना के वो मार्केट के अंदर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, जो बेचारा बायर है वो उसी सामान को जो है वो क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है ना, तो मतलब यहां पे सामान जो है वो सेलर के हिसाब से बनेगा, सेलर ओरिएंटेड अप्रोच है ना कि बायर ओरिएंटेड। तो वो कौन सी है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बोलता है, यहां पे बायर जो है वो पैसिवली इन्वॉल्व होता है, बायर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सेलर का, इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड ही एक्सेप्ट, और बायर एक्सेप्ट करेगा व्हाटएवर इज ऑफर्ड टू हिम बाय द मार्केटियर। तो वो है कौन सा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सा, प्रोडक्शन। आगे, इन प्रैक्टिस ऑफ फोर्जिंग ए रिटर्न एड्रेस ऑन ए ईमेल सो दैट रिसिपिएंट इज फूल्ड इनटू रिवीलिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, अगर जो है वो क्या क्या फोर्जिंग, एक जाली तरीके से जो है अपना आइडेंटिटी छुपा के जो है वो आपको जो है वो किसी दूसरे एक ऐसे पर्सन की आइडेंटिटी बना के जो है वो आपको क्या किया, कॉन्टेक्ट किया और आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, जो है वो एक्वायर कर लिया, और उसका गलत यूज अब हम जो है वो करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पूफिंग। क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। तो लिखा मैंने यहां पे क्या, स्पूफिंग एक टेक्निक है जिसके माध्यम से साइबर क्रिमिनल जो होता है, जो भी साइबर क्रिमिनल होता है जो ऑनलाइन फ्रॉड करता है, वो क्या करता है, डिस्गाइज करता है देमसेल्फ, अपने आप को छुपा लेगा एज ए नोन और ट्रस्टेड सोर्स। अपने आप को कैसे शो करेगा, अपने आप को शो करेगा कि मैं कौन हूं, मतलब आपको लगेगा कि ये हमारा तो नोन सोर्स है, कोई जानकार है, ये हमारा ट्रस्टेड सोर्स है जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। स्पूफिंग कैन टेक मेनी फॉर्म सच एज स्पूफ ईमेल, इस तरीके से ईमेल भेजा जाएगा कि आपको लगेगा आपकी किसी नोन ने भेजी है, आईपी स्पूफिंग हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पूफिंग हो गया, डीएनएस हो गया, एक्सेट्रा। इन सो डूइंग, ऐसा करने पे जो एडवर्सरी इज एबल टू एंगेज विद द टारगेट एंड असेस करता है उनके सिस्टम को, डिवाइस को, विद द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। और क्या करेगा वो, ऐसा करके आपके इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है, एक्सटोर्ट कर सकता है मनी को, इंस्टॉल कर सकता है मॉलवेयर को और अदर हार्मफुल सॉफ्टवेयर ऑन द डिवाइस। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, स्पूफिंग। क्या बनेगा, स्पूफिंग। तो स्पूफिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, ये एक टेक्निक है जिसके माध्यम से साइबर क्रिमिनल जो है वो क्या करता है, डिस्गाइज करता है, अपने आप को जो है वो इस तरीके से शो करेगा कि वो क्या है, एक ट्रस्टेड पर्सन है या फिर नोन पर्सन है। ठीक है, और ऐसा करके वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा, स्टील कर लेगा। दिस इज नोन एज अ स्पूफिंग। आगे, ई कॉमर्स एंड लार्ज रिटेलर इन इंडिया, ध्यान देना, बोलते हैं ई कॉमर्स और जो लार्ज रिटेलर है इंडिया में, बेट बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, किस दिन जो है वो मेगा कंजम्पशन इवेंट जो है वो लॉन्च करते हैं। आप देखना होली पे, दिवाली पे बिग बिलियन डे सेल जो है वो ऐसा चलती है, रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है, कोई भी अगर त्योहार आएगा, चाहे ब्लैक फ्राइडे है, चाहे गुड फ्राइडे है, हर जगह पे जो है वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो ऑनलाइन, मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, आपको जो है वो ये सब सेल जो है वो देखने को मिलेगा। तो बोल रहे ई कॉमर्स और जो लार्ज रिटेलर है इंडिया के अंदर, बेट बिग ऑन मेगा कंजम्पशन इवेंट जो है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डे, किस डेट को करते हैं, रिपब्लिक डे को करते हैं, इंडिपेंडेंस डे को करते हैं, ब्लैक फ्राइडे को भी करते हैं, साइबर मंडे करते हैं, अक्षय तृतीया करते हैं। तो कोई भी अगर मान लो अपने इंडिया के अंदर कोई भी फेस्टिवल है, प्लस में कोई भी अगर इवेंट है या कोई भी अगर जो है वो डेट है जो थोड़ी सी डाउन है, तो हर उसको जो है वो क्या किया जाएगा, बिग डिस्काउंट जो है वो ऑफर किए जाएंगे ताकि कस्टमर बल्क के अंदर जो सामान को क्या कर ले, बाय कर ले। ठीक है ना, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। आगे, which of the following are to be determined to estimate the current market demand, अगर which of the following are to be determined, आपको अगर मान लो आपको एक जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी करंट मार्केट डिमांड को क्या करना है, एस्टिमेट करना है, तो आपको क्या क्या चीजें जो है वो ढूंढनी पड़ेंगी। ध्यान दो, क्वेश्चन समझो क्या है, बोलता है which of the following are to be determined, किस किस चीज को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए करंट मार्केट डिमांड, जो आपकी करंट मार्केट डिमांड है, ठीक है, मार्केट में आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डिमांड है, उसको अगर आपने एस्टिमेट करना है तो उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा टोटल मार्केट है, पोटेंशियल कितना है, ठीक है, फिर आपको जो देखना पड़ेगा एरिया मार्केट पोटेंशियल, ठीक है, और फिर आपको जो है वो साथ में जो है वो आप देखेंगे आपका मार्केट शेयर जो है वो उसके अंदर कितना है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए, बी एंड ई। ऐसा करके जो है वो आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर जो है आपके प्रोडक्ट की जो है वो कितनी डिमांड है। तो क्या है, पहले क्या करना है, टोटल मार्केट पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसके बाद में एरिया मार्केट पोटेंशियल, अलग अलग एरिया में कितना मार्केट पोटेंशियल है वो पता होना चाहिए, और फिर जो है वो क्या आएगा, उन एरिया के अंदर जो है वो आपका मार्केट शेयर कितना है वो अगर पता होगा तो फिर वहां से आप एस्टिमेट कर सकते हो अपनी मार्केट डिमांड को।
आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। कंज्यूमर बिहेवियर को कई सारे फैक्टर जो वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो, कल्चर फैक्टर हो गए, जिसके अंदर कल्चर हो गया, सब कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, ये आपके बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, लाइक इनकम हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, सोशल क्लास, फैमिली, रोल, स्टेटस, ये भी आपके जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट करते हैं। पर्सनल फैक्टर हो गए, एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, ये भी आपके जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल फैक्टर, इनमें से कौन से ऐसे सोशल फैक्टर हैं जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को जो है वो क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। तो सोशल फैक्टर बताने हैं, तो कल्चर, यहां पे जो है वो क्या हो गया आपका, सबसे पहले कल्चर, सोशल कल्चर हो गया, फिर सोशल क्लास हो गया, ग्रुप, सोशल फैक्टर की बात हो रही है तो क्या हो गया, ग्रुप हो गया, फिर फैमिली हो गया, फिर आपका रोल या आपका स्टेटस जो है वो क्या है। तो ये जो फैक्टर हैं, दीज आर नोन एज द, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, सोशल फैक्टर। ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर को जो है वो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, डी एंड ई बोले तो थर्ड। ये जो है कल्चर हो गया, सोशल क्लास हो गया, ये सोशल फैक्टर्स है आपके। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, डी, ई। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पहले तो सर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप यूज करते हो ऑल पॉसिबल सोर्सेस बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपके पास में अवेलेबल है, जब आप उनका यूज करते हो, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप यूज कर लोगे, ताकि ऐसा करके आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको एवरी पॉसिबल लोकेशन तक जो है वो क्या कर पाओ, पहुंचा पाओ। तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैं जगह जगह पे अपने जो है वो मार्केट आउटलेट्स को जो है वो क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा, ताकि हर जगह पे मैं हर कस्टमर बेस को जो है या हर कस्टमर सेगमेंट को जो है मैं क्या कर पाऊं, कवर कर पाऊं। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें बता रखी है। बोलते हैं इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। आपको जो है ये बताना है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक को जो वो क्या करती है, फॉलो करती है, तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें बता रखी है। आपको बताना कौन कौन सी बातें सही है। पहला, कस्टमर आर मॉडरेट इन नंबर। पहला तो ये है, कस्टमर जो मॉडरेट होते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में, नहीं सर लार्ज नंबर में, तो ये नहीं है। फिर वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज, आप क्या करना चाहते हो, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है वो एंटायर मार्केट एरिया को जो है कवर करना चाहते हैं, तो वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज करना चाहते हो, यस। फिर आगे जो क्या बोल रहा है, कस्टमर आर ब्रांड कॉन्शियस, कस्टमर ब्रांड कॉन्शियस होता है, नहीं सर। फिर मास, आप जो है जब आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, मास एडवर्टीजमेंट, पूरी एंटायर मार्केट एरिया के अंदर जो वो क्या करते हो, बल्क के अंदर एडवर्टीजमेंट करते हो, यस। एंड प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशन ऐसी प्रोवाइड करते हो, नहीं। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी एंड डी बोले तो थर्ड। चलिए आगे, मैचिंग करना है आपको, सम सेल्स प्रमोशन मॉडल दे रखे हैं और आपको यहां पे गोल तक है, मैचिंग करना है। स्टॉक अलाउंसेस, देखो स्टॉक अलाउंसेस जो है वो क्या होते हैं, ये बेसिकली जो प्रोड्यूसर जो है वो रिटेलर को ना इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो अगर बल्क में हमारे से सामान परचेज करोगे तो आपको मैं कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, कुछ कूपन प्रोवाइड कर दूंगा, उसको बोलते हैं। तो स्टॉक अलाउंस बेसिकली जो वो क्या हो गया, तो इंसेंटिवाइज करने के लिए स्टोर को बेसिकली किसको, रिटेलर को, किसको, रिटेलर को इंसेंटिवाइज करते हैं टू ट्राई ए न्यू प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं स्टॉक अलाउंस। ठीक है, कि अगर जो है वो हमारे नया हमने कोई सामान मार्केट में लॉन्च किया, अगर आप उसको परचेज कर लेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, भाई आप ट्राई कीजिए, अपने दुकान में रखिए, ताकि कस्टमर आपसे क्या कर ले, बाय कर ले। फिर आएगा प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो क्या होता है, प्रीमियम की बात करें तो क्या, जब हम कस्टमर को, प्रीमियम के अंदर क्या होता है, कस्टमर को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो अपने कंजम्पशन को बढ़ा दे, तो हम उसको क्या देंगे, प्रीमियम दे देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रीमियम। सैंपलिंग क्या होता है, जिसमें हम कस्टमर को जो है वो क्या करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप जो नए प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सकते हो, ट्राई कीजिए। तो सी का जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट। और एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं स्टोर को टू कीप सेलिंग ए प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्टाइजिंग। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, थर्ड। तो 10th का जो वो क्या बनता है, फर्स्ट। यहां पे लिखा हुआ है स्टॉकिंग अलाउंस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो ऑफर किया जाता है इंड्यूस करने के लिए रिटेलर को टू स्टॉक अपॉन ए प्रोडक्ट, कि वो जो है वो आपके सामान को क्या कर ले, स्टॉक कर ले और अपने दुकान के अंदर रखे बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टॉक अलाउंसेस। एक होता है एडवर्टाइजमेंट अलाउंस, जिसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, हम जो रीसेलर होता है, बेसिकली जो रिटेलर्स होते हैं, जो आपके सामान को आपसे परचेज करके और आगे बेचेंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं कि वो आपके गुड्स की जो वो क्या करे, एडवर्टीजमेंट करे, इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट अलाउंस। तो आंसर ये देख लो, इसका क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे,
अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया की कोर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना वेटेज के हिसाब से जो है वो कौन सी इंडस्ट्री आपको जो है वो वर्टिकल इसके फॉर्म के अंदर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसका वेटेज जो है वो बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो इसमें क्या आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट के बाद में जो है वो क्या आएगा आपका कोल इंडस्ट्री ए, और कोल इंडस्ट्री के बाद में जो है फिर क्या आएगा जी आपका, फिर आएगा आपका स्टील इंडस्ट्री वेटेज के हिसाब से, फिर उसके बाद में जो है वो क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आएगा क्या रिफाइनरी प्रोडक्ट जो बेसिकली आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब, ठीक है ना। तो आपको जो है वो वर्टिकल फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में बताना है वेटेज के हिसाब से कि कोर इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी जो कोर इंडस्ट्री अपने इंडिया के अंदर है वो कौन सी है, रिफाइनरी है बेसिकली, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था जो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है आपका, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। आगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन द लॉजिकल सीक्वेंस। देखो बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो होता है, एक कस्टमर जो है जब भी किसी भी प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेस करेगा, तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। एक सामान को परचेस करने के लिए वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब उस प्रोसेस में सबसे पहले वो क्या करता है, नीड को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उसके बाद में कॉम्प्रीहेंड करेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, एट्रीब्यूट फॉर्म करेगा, लेजिटिमाइज करेगा, एडॉप्शन, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सबसे पहले जब भी कस्टमर कोई भी सामान को परचेस करेगा तो पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करेगा कि सामान चाहिए क्यों है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करके फिर वो क्या करेगा, उसकी समस्या जो है उसका समाधान कैसे हो सकता है उसके लिए इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। जो इंफॉर्मेशन उसके बाद अवेलेबल होंगी फिर उनको क्या करेगा, जो अल्टरनेटिव है अलग अलग जो आए, जो सॉल्यूशन निकल के आए थे उनको वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करके फिर किसी एक बेस्ट को सिलेक्ट करके और क्या करेगा, परचेस करने का डिसीजन लेगा। परचेस करने के बाद फिर क्या करेगा, पोस्ट परचेस इवेल्यूएशन करता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, ये आपका बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है। ओके, अब इस बाइंग डिसीजन प्रोसेस के अंदर बेसिकली इसको जो है वो आपको अरेंज करना है। अब यहां पे ये दे रखे हैं इसको अलग अलग नाम से। तो सबसे पहले जो है वो क्या, नीड रिकॉग्निशन, नीड रिकॉग्निशन के बाद में क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर वो क्या करेगा, कॉम्प्रीहेंड करेगा, इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम करेगा, फिर एट्रीब्यूट फॉर्मिंग हो गया, फिर लेजिटिमाइज करेगा और लास्ट में क्या होगा, एडॉप्शन। तो बेसिकली ये जो आपके 5 जो स्टेप थे इन्हीं को जो है वो क्या कर दिया, रिनाउन कर दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा देख लेना है एक बार इसको। तो आंसर जो आएगा 12th का वो क्या आएगा, थर्ड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रूरल मार्केट। बोलता है रूरल मार्केट के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बता रखे, इनमें से कौन सी बात जो है रिस्पेक्ट टू द रूरल मार्केट वो सही नहीं है। पहला, ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल मार्केट आर ड्राइविंग कंपनी टू देम। बिल्कुल सही बात है कि रूरल एरिया के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, रूरल मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तभी कंपनी जो है रूरल मार्केट को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर द ड्राइवर ऑफ द चेंज इन द रूरल मार्केट। रूरल मार्केट जो है वो लगातार चेंज हो रही है, उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, आईसीटी। ये बात भी एकदम क्या सही है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर, ये रूरल मार्केट के अंदर भी जो है वो क्या आ गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ गया, तो उसके कारण जो है वो मार्केट पूरा क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया है, ठीक है ना। फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो है आर येट टू हैपन टू द रूरल मार्केट। ये बात सही है क्या, सर ये गलत है। ये बोल रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो अभी भी रूरल मार्केट में होने बाकी है, हो चुका है। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो गए तभी तो रूरल मार्केट का जो पूरा प्रीफेस है जो पहले था वो पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये आपकी क्या है, गलत है। तो 13th का क्या आएगा, थर्ड। आगे, मैन्युफैक्चरर जो है रेजर के एंड कैमरा ऑफन प्राइस करते हैं अपने प्रोडक्ट को लो। अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसका तो प्राइस वो क्या करेंगे, जो है वो कम रखेंगे, बट सेट करेंगे हाई मार्कअप ऑन द रेजर ब्लेड एंड फिल्म। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, तो इसको बोलते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। कौन सा, कैप्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। इसके अंदर जो वो क्या होगा, प्राइस किया जाएगा प्रोडक्ट को डेट है द बोथ द कोर प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ एक्सेसरी प्रोडक्ट। और जो कोर प्रोडक्ट होगा उसका तो रेट क्या रखा जाएगा, कम, और जो एक्सेसरी होती है, जो मेन प्रोडक्ट मेन चीज होती है, ठीक है, उसका रेट जो बहुत क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। जैसे आप अगर वो मोर्टिन अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखना जो मोर्टिन आपको घर पे आप यूज करते हो तो वो मान लो अगर 80 रुपए का मिलेगा, ठीक है, उसमें मशीन भी होती है और उसके अंदर जो वो रिफिल लगता है। अब मशीन जो है आपको देखने को लगेगा कि मशीन मेन है, और रिफिल जो अगर आप लेने जाओगे तो 60 रुपए का तो अकेला रिफिल ही है। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसका रेट क्या रखेंगे, कम रखते हैं। कंपनी अक्सर ऐसा करती है, मेन प्रोडक्ट का रेट जो वो क्या रख रही है, कम रख रही है, और जो एक्सेसरीज यूज होनी है या जो इनपुट उसके अंदर जो यूज होना है उसका रेट है वो क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस स्ट्रेटजी को बोला जाता है क्या, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। चलिए आगे, एक वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंबाइनिंग सक्सेसिव स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वीएमएस। जब जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर जो है उसने अलग अलग जो है वो अपने होलसेल के डिपार्टमेंट्स ओपन कर दिए हैं, होलसेल डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3, और फिर ये इसको एरिया दे दिया, और यहां पे जो है वो रिटेलर 1
रिटेलर 2, रिटेलर 3 और सारी दुकानें जो है वो खुद की इसने जो है वो क्या करी है, ओपन करी है अपने नाम से, अपने खुद के आउटलेट जो है वो क्या करें, ओपन करें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या कि ये जितने भी, आप ध्यान से देना, जितने भी ये सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारे के सारे जो एक सिंगल ओनरशिप के अंदर आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्पोरेट वीएमएस। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट वीएमएस। तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है और कैसा है, कॉर्पोरेट की एक सिंगल एंटिटी के अंदर ये सब कुछ आ रहा है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टराइज क्वाड्रेंट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक है क्वाड्रेंट्स ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स। देखो बीसीजी मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है, इसको हम ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर टोटल मिला के जो है वो कितने आपके 4 जो है वो क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कैश काउ, एक होता है डॉग, एक है स्टार और एक है क्वेश्चन मार्क। अब ये जो आपकी होती है ना, अब ये किसके ऊपर बेस है, ये बेस है मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर। अगर मान लो मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो, अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है जिसका मार्केट शेयर जो बहुत ही क्या हाई है, लेकिन मार्केट का ग्रोथ रेट जो वो क्या है, लो है, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डालोगे, कैश काउ। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर भी, हमारा जो उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी बहुत हाई है और उस प्रोडक्ट की मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ही क्या है, हाई है, तो उस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डालोगे, स्टार कैटेगरी में। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर तो लो है और जो मार्केट ग्रोथ रेट वो भी लो है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, डॉग्स में। और अगर एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जिसका मार्केट शेयर तो लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो क्या हाई है, तो वो किसमें आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर टोटल मिला के 4 आपके जो वो क्वाड्रेंट्स है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग्स। और आपको इसमें बताना है कि वो कौन कौन से हैं। कैश काउ है क्या, यस। क्वेश्चन मार्क है, यस। व्हाइट एलिफेंट, नो। क्राउन ज्वेल, नो। डॉग्स, यस। तो आंसर क्या आएगा, ए, बी एंड ई। बोले तो फर्स्ट। आगे, होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज करती है दैट ए ब्रॉड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज नेसेसरी। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होती है, वो बोलता है कि एवरीथिंग मैटर, हर एक चीज है वो क्या करती है, मैटर करती है। उसके अंदर हम लोग जो है वो 4 तरह की मार्केटिंग को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट है किसके, होलिस्टिक मार्केटिंग। देखो जी, होलिस्टिक मार्केटिंग की बात करते हैं तो होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर इंटरनल मार्केटिंग में आएगा, जिसके अंदर बेसिकली जो है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट से बातें हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आएगा, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि हर तरह के जो है वो हम बेसिकली प्रमोशन सिस्टम को क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग में आएगा, जो क्या बोलता है कि हम जो है कस्टमर के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय के साथ में, हमारे पार्टनर्स के साथ में, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए। और एक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, ये क्या बोलता है कि हमको एथिक्स है, एनवायरमेंट है, लीगल, कम्युनिटी, इन सबको जो है इन सबका भी ध्यान रखना चाहिए। तो होलिस्टिक मार्केटिंग क्या बोलता है कि एवरीथिंग मैटर, हर एक चीज जो वो क्या करती है, मैटर करती है। अब आपको बताना है होलिस्टिक मार्केटिंग में क्या क्या आता है। होलिस्टिक मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग आता है क्या, नो। रिलेशनशिप मार्केटिंग आती है, इंटरनल मार्केटिंग आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग आती है, ग्रीन मार्केटिंग नो। तो आंसर क्या आएगा, बी, सी एंड डी। बी, सी, डी बोले तो सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, जिसमें जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को क्या करता है, अप्रोच करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग, विदाउट द यूज ऑफ द इंटरमीडिएरी। यहां पे इंटरमीडिएरी या मीडियोकर का यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बातें करके बताना है कौन से इसके लिए ट्रू है। पहला, डायरेक्ट मार्केटिंग एक इंटरेक्टिव मोड है मार्केटिंग का। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो क्या है, इंटरेक्टिव मोड है, जिसमें इंटरेक्शन होता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, यस। फिर बोलते डायरेक्ट मार्केटिंग मॉडल जो है इज बेस्ड ऑन नेटवर्क। डायरेक्ट मार्केटिंग नेटवर्क के ऊपर बेस है। क्या आप नेटवर्क बनाते हो, अलग अलग फॉर्म्स को इसमें एंगेज करते हो, नो। ग्लोबलाइजेशन जो है मार्केट का एंड द इंटरनेट हैव फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग। ये बात एकदम क्या है, सही है। जैसे जैसे इंटरनेट का जो है चलन बढ़ा है, तो वैसे वैसे डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो क्या हुई है, बढ़ी है। फ्यूचर जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का इंडिया में इज इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट कार्ड। जो फ्यूचर है डायरेक्ट मार्केटिंग का इंडिया में वो क्या इंडिपेंडेंट है, मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उसमें कोई यूज नहीं। अरे बहुत बड़ा यूज है आजकल जो है, आप डायरेक्ट मार्केटिंग में डायरेक्टली जो पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, यस। तो ये आपका गलत हो गया। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटी आर नॉट लोकेशन स्पेसिफिक, ये बात एकदम क्या सही है। डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जो है वो लोकेशन का कोई वो नहीं है, कस्टमर अपने घर पे बैठे और आप इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर को घर पे बैठे बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हो। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ए, सी एंड ई। बोले तो थर्ड। आगे बोलते हैं आइडियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन, आप जो है वो एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो है वो चला रहे हो, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए। तो आइडियल एडवर्टीजमेंट कैंपेन में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला, एन एड मोटिवेट करेगी कंज्यूमर को टू कंसीडर परचेज ऑफ द ब्रांड। बिल्कुल सही बात है, हम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट में हम कस्टमर को इंड्यूस ही करना चाहते हैं कि वो हमारे ब्रांड को क्या कर ले, परचेज कर ले, सही है। फिर बोलते हैं एड ऐसी होती है दैट गिव मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट नॉलेज टू द कस्टमर। क्या आप एक एडवर्टीजमेंट के थ्रू सारी नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हो, नहीं, आप लिमिटेड
नॉलेज प्रोवाइड करते हो, बस कस्टमर को इंड्यूस करते हो ताकि वो आपको अप्रोच करे, फिर आप उसको कंप्लीट नॉलेज क्या करोगे, प्रोवाइड करवाओगे। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर एड जो है इट कॉज द कस्टमर टू पे अटेंशन बट डज नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटेंडेड मैसेज। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो अटेंशन दे, मतलब हम जो है वो हमारी बात को सुने, लेकिन हम ये भी ध्यान रखना चाहते हैं कि जो हम इंटेंडेड मैसेज है जो कस्टमर को पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी कस्टमर तक पहुंच जाए। सही बात है। फिर एड प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए क्या, कंज्यूमर लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर विद द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। ये बात भी सही है। जो भी एड हम बनाएंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्ली कंज्यूमर के लेवल को जो है वो क्या करे, कंज्यूमर की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, और कंज्यूमर को समझ भी आनी चाहिए। सही बात। फिर बोलता है राइट कंज्यूमर इज एक्सपोज टू द राइट मैसेज एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। और एड एसईओ जो राइट कंज्यूमर को क्या करे, एक्सपोज करे, राइट मैसेज राइट कंज्यूमर तक जो है वो राइट टाइम पे पहुंचाने का काम करे। तो ये बात भी एकदम क्या करेक्ट है। तो आइडियल एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन है उसमें ये सब फीचर होने चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ACDE बोल तो फोर्थ। आगे मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन आपको जो है मैचिंग करना है। यहां पे देखो एनसोफ मैट्रिक्स से रिलेटेड यहां पे कुछ बातें हैं। एनसोफ मैट्रिक्स ने जो वो क्या बताया था, देखो यहां पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट न्यू मार्केट। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसको एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अगर नई मार्केट में लाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो वही है लेकिन मार्केट नई आ गई है तो हम क्या बोलते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और अगर नई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं, मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन जो है वो क्या, एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट जो वो क्या होती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, मार्केट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट जो है वही पुराना है तो उसको बोलते हैं मार्केट हमने डेवलप किया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो क्या होगा कि एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लेकिन नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो क्या है, जब नई मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइवर्सिफिकेशन। तो 20 का आंसर जो है वो क्या आएगा, 4। चलो आगे। अब आएगा दोबारा से 20 क्वेश्चन, ये तो अपने PYQ के थे, ठीक है ना, जो पेपर के अंदर पूछे गए थे। अब हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे। चलो, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बता रखी है, आपको बताना इनमें से कौन सी बात जो ट्रू नहीं है। पहला, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज पोस्ट कंजम्पशन फिनोमेना। बिल्कुल सही बात है। पहले कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को पहले कंज्यूम करेगा, देन उसके बाद में जो है वो डिसाइड होगा कि कंज्यूमर सेटिस्फाई है या नहीं है। सही बात है। फिर बोलता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एक माइल्ड पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है रिजल्टिंग फ्रॉम ए फेवरेबल अप्रेजल ऑफ ए कंजम्पशन आउटकम। बिल्कुल सही बात है। जब हम जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो जो फेवरेबल अप्रेजल है उसी को तो बोलते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यस। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव अप्रेजल। बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, जब अपने को जो है वो कॉग्निटिव मतलब ज्ञान के तौर पे अप्रेज कर सकते हैं कि हमको जो सामान कैसा लगा, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। यस। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर लॉयल्टी। बोलते हैं कंज्यूमर जो सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर लॉयल्टी दोनों सेम है, ऐसा है क्या? नहीं, ये चीज क्या गलत है। दोनों जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई होगा उसके बाद में कंज्यूमर लॉयल्टी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, 4th। आगे, द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी ऑफर देन टू बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोडक्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया। इसको जो है वो शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब जो है वो क्या होता है, जब कंपनी जो है वो क्या करती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे ही जो है वो पूरा फोकस करती है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करेगी और बाकी सब चीजों को क्या कर जाएगी, भूल जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया। तो ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं जब कंपनी को जो है सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही दिख रहा है, बाकी सब फैक्टर दिखने क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया। आगे दो स्टेटमेंट दे रखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज देयर आर 2 एंड ओनली 2 बेसिक फंक्शन। बोलते हैं हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए दो और दो ही जो है वो बेसिक फंक्शन होता है, एक है मार्केटिंग और एक है इनोवेशन। ये जो दो फंक्शन है, दीज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। अगर आप बढ़िया मार्केटिंग करोगे और बढ़िया इनोवेशन प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करके और बढ़िया मार्केटिंग उसका करोगे, तो फिर क्या होगा, आपको जो है बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। बाकी सब चीजें तो क्या है, कोस्ट है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है मार्केटिंग का, वो ये बोलता है कि बिजनेस कैन बी मैनेज बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन एंड द रिजल्टेंट लोअर यूनिट कॉस्ट एंड लो प्राइस। ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है या प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है? सर ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे वो क्या होगा, उसमें स्पेसिफिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मार्केट के अंदर हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो क्या होगा, बल्क में लॉन्च करेंगे और सस्ते रेट के ऊपर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। और जो
हम लॉन्च करेंगे कस्टमर वही सामान को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और ये जो फीचर दे रखे हैं किसके दे रखे हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के, ना कि प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर क्या बनेगा थर्ड का, फर्स्ट। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट सेकंड आपकी इनकरेक्ट है। आगे, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट दे रखे हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेटमेंट 1 बोलता है प्रोडक्ट सेल्स पास थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ द पीएलसी। एक जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरते हैं पीएलसी के, ईच पोजेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस। हर स्टेज के अंदर जो है वो क्या होता है, अलग अलग आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हर स्टेज पे जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटी होती है एंड प्रॉब्लम होती है टू द सेलर के लिए। ये बात क्या है, करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 में क्या बोलता है, एक कंपनी की पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी मस्ट चेंज एज इट्स प्रोडक्ट मार्केट एंड कंप्यूटर चेंज ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बोलता है जैसे जैसे पीएलसी के अंदर आपका प्रोडक्ट पहले इनोवेशन स्टेज पे, फिर ग्रोथ पे, फिर मैच्योरिटी पे, फिर डिक्लाइन पोजीशन पे जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी जो स्ट्रेटजी है, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है वो भी लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये बात भी क्या है, करेक्ट है। तो फोर्थ का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आगे फिफ्थ, द फर्म, एक फर्म की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द। एक फर्म की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर जो है उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो कैसे डिस्क्राइब होगी, मतलब एक फर्म जो है वो कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन द बायर विलिंगनेस टू पे एंड सप्लायर विलिंगनेस टू सेल। जितना ये डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा हो, जितना बायर ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट को पाना चाहेगा और सप्लायर की विलिंगनेस जो उसको देने की क्या रहेगी, कम रहेगी, तो जितना इनका गैप बढ़ता रहेगा, मतलब बायर डिमांड तो ज्यादा कर रहा है और सप्लायर सेल जो है वो उतना नहीं कर पा रहा, सप्लायर जो उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इससे जो है वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जिस भी कंपनी में ये सीन है कि उसकी डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई क्या है, कम है, और दूसरी कंपनी ऐसी है जिसकी डिमांड जो है वो कम है लेकिन सप्लाई वो इक्वल कर रही है, सप्लाई उसकी ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी जिसमें जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई है वो उतनी नहीं है, तो उसकी जो कंपटीटिव एडवांटेज है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो क्या बोलते हैं, फर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। एक फर्म की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, वो कैसे आप बताओगे, तो वो बताएंगे डिफरेंस बिटवीन द बायर विलिंगनेस टू पे एंड सप्लायर विलिंगनेस टू सेल इज ग्रेटर देन द कंपटीटर डिफरेंस बिटवीन द WTS एंड WTP एंड WTS। तो अगर जितना ये गैप आपके केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना आपकी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिफ्थ का आंसर जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट। आगे, री इंजीनियरिंग ए रेडिकल डिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इज एन एसेंशियल इंटीग्रल है टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, रेडिकली रीडिजाइन करते हैं पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस को, तो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। आगे मैचिंग करना है, प्रोपिशियस निश मार्केट जो कौन सी होती है, एक एक्सट्रीमली फेवरेबल, ध्यान देना, एक एक्सट्रीमली फेवरेबल मार्केट सिचुएशन एज वेल सूटेड so well suited to the firm competitive advantage that other organization are not likely to challenge it। तो प्रोपिशियस निश क्या होता है, एक ऐसा मार्केट सेगमेंट कि एक प्रोडक्ट जो आप ही बना के जो है कस्टमर को दे सकते हो, एक ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो आप ही बनाकर दे सकते हो और कॉम्पिटिटर जो है, जो उस प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटर है वो आपके साथ कंपीट ही नहीं कर सकता, आपके उसके अंदर क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसको बोलते हैं क्या, प्रोपिशियस निश। तो फर्स्ट का आएगा। सेकंड, स्ट्रेटेजिक विंडो जो है वो क्या होती है, स्ट्रेटेजिक विंडो की अगर बात करें तो क्या, एक यूनिक मार्केट अपॉर्चुनिटी जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ ओपन होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक विंडो। मिशन जो है वो क्या होता है, मिशन होता है एक ऑब्जेक्टिव है और ये मेजरेबल कॉमन थ्रेड टू हाईलाइट एंड फोकस द एनर्जी ऑफ एवरीवन इन द डायरेक्शन दैट द मैनेजमेंट बिलीव इन इट्स बेस्ट फॉर द बेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिशन। और अगर बात करेंगे क्या बिजनेस स्ट्रेटजी, ये क्या है, तो बिजनेस स्ट्रेटजी वो है जिसका फोकस होता है किस पे, इंप्रूव करने पे, कॉम्पिटिटिव पोजीशन विद इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री दैट द बिजनेस यूनिट सर्व। तो डी का आएगा फर्स्ट। तो आंसर जो बनेगा सेवंथ का वो क्या बनेगा, वो बनेगा जी आपका फोर्थ। 2 3 4 1। आगे दो लिस्ट देखिए, दोनों का आपने मैचिंग करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन जो वो क्या, प्रोडक्ट लाइन होता है ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट लाइन। डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट जो वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम अंडर ईच प्रोडक्ट और ब्रांड इन द लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेप्थ। विड्थ जो है वो क्या होती है, विड्थ होती है आपका नंबर ऑफ, जो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन आपके पास में अवेलेबल है, एक फर्म जो है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विड्थ। और लेंथ क्या होता है, एक लाइन के अंदर जो है वो कितने प्रोडक्ट हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड इन द लाइन। तो 8th का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट।
फिर 9th 4 डिस्टिंक्टिव सर्विस कैरेक्टर, सर्विस के जो कैरेक्टरिस्टिक है, 4 कौन कौन से ऐसे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है दैट ग्रेटली अफेक्ट करते हैं डिजाइन ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर द सर्विस। तो एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन जो उनका क्या है वो बताना आपको। सबसे पहले सर्विस जो कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है, यस। सर्विस इनसेपरेबल होती है, यस। सर्विस जो वो वेरिएबल होती है, यस। और सर्विस जो कैसी, पेरिशेबल, उसका स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये 4 जो है वो हमारे क्या है, दीज 4 आर द डिस्टिंक्टिव सर्विस कैरेक्टरिस्टिक है जो अफेक्ट करते हैं डिजाइन ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर सर्विस। आगे इवेल्युएट करें स्टेटमेंट को। एकड़ मॉडल जो है उसके बारे में जो स्टेटमेंट आपको बता रहे, आपको बता रहे कौन सी बात जो है सही है कौन सी गलत है। पहला, ए पर्टिकुलर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी इज ब्रांड आइडेंटिटी जो रिप्रेजेंट करती है व्हाट द ब्रांड स्टैंड फॉर एंड प्रॉमिस टू कस्टमर। ये बेसिकली ना मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन है, कॉमर्स वालों का। ये ब्रांड वाला जो टॉपिक है वो कॉमर्स के अंदर अपना नहीं आता है, ठीक है ना। तो कॉमर्स वाले इसको स्किप भी करके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं जो एकड़ मॉडल हमने पढ़ा था उसके अंदर उसके रिलेटेड कुछ बात रखी है। तो स्टेटमेंट 1 दोबारा पढ़ते हैं। बोलते हैं पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी वो क्या है, इज ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड को क्या करना, आइडेंटिटी उसकी मेंटेन करना जो रिप्रेजेंट करता है व्हाट द ब्रांड स्टैंड फॉर एंड प्रॉमिस टू कस्टमर। ये जो बात है वो एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोलते हैं अगले में, कोर आइडेंटिटी जो होती है ना इज मोस्ट लाइकली टू चेंज एज द ब्रांड ट्रेवल टू न्यू मार्केट एंड प्रोडक्ट। ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। जो कोर आइडेंटिटी है वो चाहे हमारा ब्रांड किसी भी मार्केट में चला जाए, ठीक है, लेकिन कोर जो आइडेंटिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। तो ये क्या है, गलत है। तो 10th का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3rd। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन आपके सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। आगे, 2 दोस्त हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हॉलीडे प्लान के बारे में। इमीडिएटली उबर का पॉपअप आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर एक ऐड आ गया उबर का, ठीक है, विद इन दी व्हाट्सएप टू हेल्प बुक ए राइड, जो आपको जो ऑप्शन दे रहा है कि आप जो राइड बुक कर सकते हैं और आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करा है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्टेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग। क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग। आगे, सिंगापुर एयरलाइन जो है वो ऑफर कर लिया है पर्सनलाइज सर्विस एट एयरपोर्ट पे, ठीक है, एक्सीलेंट सर्विस इन फ्लाइट, मेन्यू ऑफ द कस्टमर चॉइस, पर्सनल टीवी भी दे रही है। तो ये एग्जांपल है किस चीज का, सिंगापुर जो एयरलाइन है वो क्या प्रोवाइड करे, वो आपको एक्सपीरियंस दे रही है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस ब्रांड। आगे, अगर मिस्टर एक्स है वो पे कर रहे हैं वेल नोन फैशन इनोवेटर सच एज केल्विन क्लीन को फॉर द राइट टू यूज इट्स नेम, कि वो आपका जो वो केल्विन क्लीन को जो है आपने पेमेंट करो कि आप उसका जो क्या करोगे, नाम यूज करोगे ऑन इज अपैरेल एंड एक्सेसरी, देन मिस्टर एक्स इज यूजिंग विच टाइप ऑफ ब्रांडिंग। तो मिस्टर एक्स है वो किस तरह की ब्रांडिंग को यूज कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस ब्रांडिंग, जिसके अंदर आप जो वो क्या ले रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो और केल्विन क्लीन का नाम आप क्या करोगे, यूज करोगे। 4। आगे, द रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव बेनिफिट एंड द रिसोर्सेज दे यूज टू ऑब्टेन दोस बेनिफिट, उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर के परसीव बेनिफिट और फिर उस बेनिफिट को यूज करने के लिए, उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए जो आपने रिसोर्स को क्या किया, यूज किया, उनके रेशियो को जो वो क्या बोलते हैं, उसके रेशियो को बोलते हैं हम लोग क्या, कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू जो वो क्या होती है, ये रेशियो था किसका, कस्टमर परसीव बेनिफिट एंड द रिसोर्सेज टू रिसोर्सेज जो आपने यूज करे उस बेनिफिट को क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। आगे, फाइन स्पेशलिटी स्टोर जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो फाइन स्पेशलिटी स्टोर वो होते हैं जो फॉल इनटू द हाई मार्कअप एंड लो वॉल्यूम ग्रुप। इसको ये याद करके जाना, फाइन स्पेशलिटी स्टोर जो है वो क्या होते हैं, इनका हाई मार्कअप है और लोअर वॉल्यूम ग्रुप होता है, ठीक है ना। आगे, एक एयरलाइन है, ठीक है, जैसे मान लो स्टार होगी, विस्टार होगी, ये सब, ठीक है, जो ऑफर करे स्पेशल लॉन्च फैसिलिटी दे रहे हैं वेटिंग के लिए। अगर आपकी फ्लाइट लेट है तो आपको जो है रुकने के लिए जो है वो स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रुकने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन ऑफ द सर्विस ऑफर, ये किसका जो है वो एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल है क्या, कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थ्रू स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट। हमने क्या कर दिया, एक स्पेशल जो है वो प्रोडक्ट आपको जो है क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया और उसके थ्रू हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को क्रिएट किया है। तो डिफरेंशिएशन थ्रू स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट, आंसर आएगा फर्स्ट। आगे, एज ए न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग मैनेजर ऑफ ए फर्म, आपको जो है वो अपॉइंट किया गया, एक न्यूली मार्केटिंग मैनेजर आपको अपॉइंट किया गया। यू हैव बीन आस्क्ड, और आपको बोला गया कि आप डिटरमाइन करें इफ ए स्पेशल point of purchase display causes the purchase of the product on display, what type of research, तो आप जो है मतलब किस तरह का रिसर्च डिजाइन जो है वहां पे करोगे। क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं एज ए न्यूली अपॉइंटेड मार्केटिंग मैनेजर, आपको एक फर्म के अंदर जो है मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट किया गया, ठीक है, और आपको ये बोला गया कि आप डिटरमाइन करो कि अगर इफ ए स्पेशल पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले causes the purchase of the product on display, क्या उसके कारण जो है वो क्या परचेज हो, जो मतलब अगर आप जो वो क्या करते हो, एक स्पेशल पॉइंट ऑफ परचेज पे अगर आप डिस्प्ले करते हो कोई चीज को, ठीक है, जैसे मान लो शोकेस में कोई चीज को लगाओगे तो क्या कंज्यूमर उस चीज को परचेज करता है। तो अगर आपको ये बोला गया कि आप ये डिटरमाइन करके बताओ, तो आप किस तरह का जो है वो क्या कर रहे हो,
किस तरह के रिसर्च डिजाइन को आप जो है वो यहां पे यूज करोगे, वो होगा कौन सा, एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, आप जो प्रोडक्ट है कंपनी के उनको जो शोकेस में लगाओगे और फिर देखोगे कि जिस टाइम कस्टमर्स को परचेज करने आता है सामान को, तो क्या कस्टमर उसको देख के परचेज करता है या नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। आगे, मर्जर एंड एक्विजिशन आर एग्जांपल ऑफ विच स्ट्रेटजी ऑफ द एंसोफ मैट्रिक्स। अगर आप जो है वो दूसरी फॉर्म के साथ में क्या करते हो, मर्जर या एक्विजिशन करते हो, तो उससे उसके पीछे आपका मोटिव क्या होता है, तो मर्जर या एक्विजिशन करके हम जो है वो नई मार्केट में जाना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं। तो आंसर जो आएगा 18th का वो क्या आएगा, डी, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट। आगे, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV होता है, CLV इन द फर्स्ट ईयर इज, CLV इन द फर्स्ट ईयर इज। अब देखो CLV क्या होता है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये बेसिकली क्या है, अगर मान लो एक पर्सन एक कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन है वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो उसका क्या बन गया, कस्टमर बन गया, यस। तो कंपनी जो है उस कस्टमर से लाइफ टाइम में कितनी अर्निंग करेगी, एक कंपनी अपने कस्टमर से लाइफ टाइम में कितनी अर्निंग करेगी, उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्या बोलते हो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है ना। तो CLV पहले बता देता हूं, CLV क्या है, ये एक मेजर है जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं टोटल इनकम जो एक बिजनेस एक्सपेक्ट करता है टू ब्रिंग इन फ्रॉम ए टिपिकल कस्टमर फॉर एज लॉन्ग एज दैट पर्सन और अकाउंट रिमेन ए क्लाइंट। तो जब तक एक पर्सन जो है वो आपका क्या रहेगा, क्लाइंट रहेगा, तो उसके क्लाइंट रहने तक आप उससे जो कितनी अर्निंग कर लोगे, उसको वो जो आप वैल्यू निकालते हो उसको बोलते हैं CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। क्या बोलते हो, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या, CLV इज इक्वल टू M इंटू R अपॉन 1 प्लस D। तो ये नीचे यहां पे बता भी रखा, थोड़ा रीडिंग कर लेना। फॉर्मूला ये होता है CLV इज इक्वल टू M इंटू R अपॉन 1 प्लस में D। यहां पे M का मतलब क्या है, मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अपने को मिलता है पर कस्टमर से, R का मतलब है रिटेंशन रेट और D का मतलब जो है क्या, डिस्काउंट रेट। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, M इंटू R अपॉन 1 प्लस में D। तो इसका जो है आंसर हो गया फर्स्ट। आगे, पब्लिक रिलेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग रेफर टू। पब्लिक रिलेशन जो है वो प्रमोशन का पार्ट है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन जो है वो क्या है, एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग इट रेफर टू। ये क्या है, पब्लिक रिलेशन जो है वो पार्ट है किसका, ये बेसिकली अगर आप जो वो अच्छी पब्लिक रिलेशन आपके जो वो क्या है अच्छे हैं, तो आपके रेपुटेशन जो वो क्या होगा, बेटर होगा। तो पब्लिक रिलेशन एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो आंसर आएगा 21 का A। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर कंपटीशन। इनमें से कौन सा हाइपर कंपटीशन का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला, हाइपर कंपटीशन, बहुत इंटेंस कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पे कंपटीशन बोल्ड होता है, अग्रेसिव होता है, हॉस्टाइल होता है विद डायनेमिक मूवमेंट, यस। जो हाइपर कंपटीशन के अंदर जो है, जो आपका प्रोडक्ट और जो डिजाइन होती है, डिजाइन लाइफ साइकिल होती क्या होती है, छोटी होती है, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट जो रिप्लेस होते हैं, यस। जो हाइपर कंपटीशन के केस में अनसर्टेनिटी होती है इन द बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है अलोंग विद द हेटेरोजेनिटी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और फिर हाइपर कंपटीशन में फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो हाई होती है, ऐसा है क्या, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि फाइनेंसिंग कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी हाइपर कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो 22 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये पार्ट है किसके, तो ये पार्ट है बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जब कभी भी आप जो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हो, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, उसको छोटे से एक एरिया में पहले जो है वो क्या करते हैं, लॉन्च करके देखते हैं कि वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, और फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग करते हैं, ये सब। तो ये सब पार्ट जो है वो किसका पार्ट है, दीज ऑल अ पार्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आगे, इन सर्विस क्वालिटी गैप, सर्विस क्वालिटी गैप की यहां पे जो बात हो रही है, सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल प्रपोज बाय द परशुरामन। गैप जो है, गैप 4, वो क्या है, गैप 4 टोटल मिला के अगर गैप की बात करते हैं, ठीक है, सर्विस के अंदर जो है वो 4 तरह के गैप होते हैं। एक होता है नॉलेज गैप, नॉलेज गैप, एक होता है पॉलिसी गैप, एक होता है डिलीवरी, और एक है कौन सा, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले नॉलेज गैप। नॉलेज गैप क्या होता है कि द नॉलेज गैप आएगा जब डिफरेंस आ जाता है किसमें, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में और कंपनी की परसेप्शन ऑफ द कस्टमर नीड में, ठीक है। कस्टमर कुछ और चाह रहा था और कंपनी ने जो सोचा, भाई कंपनी ने सोचा कि कस्टमर को जो है वो मतलब ए फीचर चाहिए, जबकि कस्टमर चाह रहा था बी फीचर, इसमें जो गैप आ गया इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज गैप। एक होता है पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप क्या होता है, पॉलिसी गैप मींस द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड बट फेल टू इंप्लीमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो क्या कर गई है, कस्टमर की जो नीड है उसको हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से गैप आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलिसी गैप। डिलीवरी गैप क्या होता है, डिलीवरी गैप एक्सपोज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस इन द थ्योरी एंड हाउ एम्प्लॉय कैरी आउट। आपने मतलब जो सर्विस जिस तरीके से रेंडर करना था, ठीक है, वो प्रोसेस तो कुछ और था, लेकिन एम्प्लॉय जो थे उन्होंने उसको किसी अलग तरीके से जो वो सर्विस को क्या किया, रेंडर किया, तो इसमें जो गैप आ गया उसको बोलते हैं डिलीवरी। मतलब सर्विस
देनी जैसे थी और सर्विस दी जैसे, उन दोनों में क्या है, गैप आ गया, उसको बोलते हैं डिलीवरी गैप। और एक होता है कौन सा, कम्युनिकेशन गैप। जब कंपनी ने जो है वो क्या एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, वो उसमें जो अपने इंफॉर्मेशन दिया, और जब एक्चुअल में कंपनी ने सर्विस जो है वो क्या किया, प्रोवाइड किया, दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो चौथे तरीके का जो कम्युनिकेशन गैप है वो कौन सा है, जो फोर्थ तरीके का कम्युनिकेशन गैप है, डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवर्ड एंड द प्रॉमिस मेड टू द कस्टमर। जब इनमें क्या आ जाएगा, गैप आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोर्थ गैप। और उसको फोर्थ गैप है कौन सा आपका, कम्युनिकेशन गैप। तो ये 4 तरह के गैप है, याद करके जाना जरूर। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आपने अगर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास कई सारे सोर्स है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसका सोर्स नहीं है। एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, क्या ये सोर्स है, क्या यहां से आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ जी, एम्प्लॉय आपको बता सकते हैं कि कहां, किस बिजनेस यूनिट के अंदर अपने को एंगेज होना चाहिए। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्टली जो कस्टमर से डील करते हैं, ये भी बता सकते हैं। यस। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव हो गए, क्या ये भी आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करते हैं? यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आगे, टू कीप द ब्रांड लाइव, अपने ब्रांड को जिंदा रखने के लिए, कंटेम्परेरी रखने के लिए और रेलिवेंट रखने के लिए मार्केटियर यूज करता है वैरायटी ऑफ मेजर। लाइक क्या क्या मार्केटियर क्या क्या जो है वो तरीके खोजता है ताकि उसका ब्रांड जो जिंदा रहे। सबसे पहले ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन को ब्रांड स्ट्रेचिंग बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं सेम ब्रांड नेम इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी। अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में हम डील करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सेम ब्रांड नेम के अंदर, ताकि हमारा ब्रांड जो है वो क्या रहे, जिंदा रहे। ठीक है, ये भी करते हैं। ब्रांड रिजुविनेट करते हैं, जिसमें हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो चेंज करते हैं हमारी लुक एंड फील, जो हमारा ब्रांड है उसकी लुक को जो है पूरी तरह से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हमारा ब्रांड जो है वो बना रहे मार्केट में। ये भी करते हैं। ब्रांड को रीलॉन्च करते हैं, जिसमें हम रीस्टेट करते हैं और रीपोजिशन करते हैं अपने ब्रांड को। इसका पर्पस जो वो क्या होता है, अपने ब्रांड स्ट्रेटजी को क्या करना, रीअलाइन करना। हाँ जी, रीलॉन्च भी करते हैं। फिर ब्रांड प्लोरिफिलेशन। प्लोरिफिलेशन के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, क्रिएट करती है और मार्केट करती है नए प्रोडक्ट एंड लाइन एक्सटेंशन दैट आर ए लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ऐसा होता है क्या? नहीं सर, प्लोरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पे तो ब्रांड आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप नया प्रोडक्ट जो मार्केट में क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। बोले तो सी, कि अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को जिंदा रखने के लिए कंपनी जो क्या करती है, ब्रांड को एक्सटेंड भी करती है, ब्रांड को रिजुविनेट करती है, ब्रांड को रीलॉन्च करती है, लेकिन ब्रांड प्रोलिफरेशन नहीं आएगा। आगे, डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें इंटरमीडिएट का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग कैरी आउट की जाएगी इन ए वैरायटी ऑफ वे। सम ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग आपको जो है वो बता रखे हैं, वो कौन कौन से हैं, अलग अलग तरीके बता रखे हैं। पहला, मेल ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं, डाक के जरिए, यस। टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, यस। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, यस। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग आएगा क्या? नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, ए, बी, 1, 2 एंड 3 बोलो तो ए। आगे, स्ट्रेटेजिक इशू टू विच ए रिटेलिंग फर्म हैज टू रिस्पॉन्ड। ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजिक इशू है टू विच, जिसके लिए रिटेलिंग फर्म जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड। जो रिटेलर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो किस किस को, मतलब जो रिटेलर है वो किन किन बातों को जो है वो क्या करता है, कंसीडर करता है। ठीक है, तो जब वो स्ट्रेटेजी बनाएगा तो किन किन बातों को कंसीडर करेगा, बेसिकली आपको ये बताना है। तो सबसे पहले लोकेशन। रिटेलर सबसे पहले ये देखेगा कि वो अपनी जो दुकान है वो कहां पे लोकेट करेगा। लोकेशन उसके लिए मैटर करती है, नहीं करती है? करती है। ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन, ये रिटेलर के लिए होता है क्या? सर, ब्रांड बिल्डिंग जो है वो प्रोड्यूसर करेगा या कौन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन रिटेलर के लिए नहीं है। मर्केंडाइज मिक्स, ये रिटेलर सोचता है कि मैं किन किन सामान को बेचूंगा, कि मैं अपने दुकान में क्या क्या सामान रखूंगा, ये करता है। टारगेट मार्केट का सिलेक्शन करता है क्या? यस, कि मैं इस एरिया के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, अपना सामान जो है बेचने का काम करूंगा, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या, कि रिटेलिंग फर्म जो होती है ना, वो इन चीजों को जो वो ध्यान रखती है जब वो काम करना क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो वो क्या क्या आपका लोकेशन हो गया, मर्केंडाइजिंग मिक्स हो गया और साथ में टारगेट मार्केट सिलेक्शन। तो 28 का जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे, ग्राउंड फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड बिहेवियर आर। अब मार्केट सेगमेंटेशन जो है, अगर आप बिहेवियर के बेस पे जो एंटायर मार्केट को क्या करते हो, सेगमेंट में डिवाइड करते हो, तो उसकी क्या क्या ग्राउंड है। तो देखो, पहली बात तो मार्केट सेगमेंटेशन बेस्ड बिहेवियर जो है वो क्या, बिहेवियर के बेस पे अगर आप सेगमेंटेशन कर रहे हो तो उसमें क्या सेगमेंट, इसमें हम सेगमेंट करते हैं मार्केट को ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंज्यूमर, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो वो कैसे कैसे होगा, वो कौन कौन से ऐसे इसके अंदर बेसिकली जो वो ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर हम लोग जो है वो बिहेवियर के बेस पे एंटायर मार्केट को क्या करते हैं, उसका सेगमेंटिंग करते हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। बेनिफिट के बेस पर कि अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करें तो क्या क्या बेनिफिट होगा, यस। लाइफस्टाइल, नहीं, ये बिहेवियर के अंदर नहीं आएगा। परचेज ओकेशन के बेस पर, यस। यूसेज रेट के बेस पर, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। ये याद करके जाना, मैंने करवा रखा है सारा का सारा सेगमेंटेशन में। ठीक है ना।
आगे ब्रांडिंग स्ट्रेटजी दे रखी है और उसका मीनिंग है। लाइन एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, लाइन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो है हमको क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, या एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन जो है वो क्या होता है, ब्रांड एक्सटेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट कैटेगरी और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर हम डील करते हैं। मल्टी ब्रांड के अंदर जो है वो क्या होगा, तो मल्टी ब्रांड सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग ब्रांड कैटेगरी और नया ब्रांड नेम लेके आएंगे। एग्जिस्टिंग ब्रांड कैटेगरी में नया ब्रांड नेम लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड। और को ब्रांडिंग जो है वो क्या होगा, को ब्रांडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो एस्टेब्लिश ब्रांड नेम को जो है वो पुट करते हैं डिफरेंट कंपनी ऑन द सेम प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। तो आंसर जो आएगा 30 का वो क्या आएगा, बी। आगे प्रोडक्ट कैटेगरी दे रखा है और क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क दे रखा है, मैचिंग करना है। गोल्ड के लिए जो सर्टिफिकेशन मार्क होता है वो क्या होता है, हॉलमार्क। आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए क्या, एग मार्क। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, ISI। और प्रोसेस फूड के लिए जो है वो क्या होता है, FPO, फूड एंड प्रोसेसिंग वाला ये। तो 31 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे 32, मार्केटिंग फिजिबिलिटी ऑफ एनी आइडिया इंक्लूड द फॉलोइंग। जब आप मार्केटिंग फिजिबिलिटी देखते हो, कोई आइडिया आपके माइंड में है और आपने ये देखना उसका मार्केट फिजिबिलिटी की, मार्केट में वो जो है वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, मतलब मार्केट के हिसाब से वो फिजिबल है भी या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें जो है वो क्या करते हो, चेक करते हो। आप देखते हो करंट फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट करते हो, भाई जो आइडिया आपके मन में है, आपको लग रहा है ये पेन बना के मार्केट में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर इसको हम लॉन्च करेंगे तो क्या अपने को बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये जो हमारा आइडिया है क्या ये काम करेगा नहीं करेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कि करंट डिमांड इस पेन की कितनी और फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है उसको फोरकास्ट करोगे। हाँ जी करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन करोगे एंड आइडेंटिफाई करोगे टारगेट मार्केट को जहां पे आप इसको बेच सको। यस। कंपटीशन का भी एनालिसिस करोगे कि इसको और कौन लोग बना रहे हैं। यस। मार्केट का टेस्टिंग करोगे। सर मार्केट टेस्टिंग तो तब होगी जब हम बनाने का डिसीजन ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 एंड 3 बोले तो ए। आगे फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ MSME मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैज टू बी फॉर्मुलेटेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4P। आपको जो है वो बताना करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट, फिर आएगा प्राइस, फिर आएगा प्लेस, फिर क्या आएगा, प्रमोशन। तो 33 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट के बाद में आपका प्राइस हो गया, प्राइस के बाद में आपका प्लेस हो गया और फिर क्या आ गया, प्रमोशन आ गया। आगे दो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन के अंदर क्या बोल रहा है, एवरी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी ब्रांडेड अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप मार्केट में लॉन्च करते हो वो कैसा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, नहीं तो वो क्या बन के रह जाएगा, कमोडिटी। ये बात क्या है, एकदम करेक्ट है। फिर इफ द प्रोडक्ट और सर्विस ब्रांडेड, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो ब्रांडेड है देन इट ऑलवेज कमांड ए हायर प्राइस। तो क्या हमेशा उसका हायर प्राइस होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, असर्शन तो आपकी ट्रू है बट रीजनिंग क्या है, फॉल्स है। आगे गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखी है, किससे असर्शन ए में क्या बोलता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। देखो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि जब आप अलग अलग मार्केट में सेम प्रोडक्ट को, सेम स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को जो क्या करते हैं लॉन्च करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन पहले तो मैंने ऊपर लिख रखा है, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट विद लिटिल और नो अल्टरेशन अदर देन द माइनर एडजस्टमेंट टू पैकिंग एंड लेबलिंग, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है इज लीस्ट कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट फॉर द कंपनी। सो कंपनी शुड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन देयर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। इसलिए कंपनी को जो है वो क्या लाना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट में। बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप वही सामान जो है वो क्या करोगे, लॉन्च करोगे जो आप अपने इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे थे, तो उससे क्या होगा कि आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपकी मार्केटिंग कॉस्ट दोनों जो वो क्या आएंगी, कम। क्यों, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट बनाना है, तो आप जब आप बल्क में प्रोडक्ट को क्या करोगे, बनाओगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी वही सामान है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए वही सामान है, तो उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट ये होगा कि बल्क में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, तो मुझे इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। यस। और फिर मार्केटिंग में बेनिफिट मिलेगा। यस। तो असर्शन एकदम करेक्ट है। रीजन में क्या बोल रहा है, नो चेंज इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ओवरसीज बट मेनी आइटम में रिक्वायर सम अडेप्टेशन फॉर मेकिंग देम सुटेबल फॉर द फॉरेन मार्केट। ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। क्या बोलता है कि आप जो है अगर मार्केटिंग कर रहे हैं बाहर विदेश में, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आपको फॉरेन मार्केट के हिसाब से जो है वो करने पड़ते हैं। तो ये बात भी क्या सही है, लेकिन रीजन करेक्टली इसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप करेंगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, और नीचे क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि आप जो है जब आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको जब इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करते हो तो आपको उसमें कोई खास चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाओगे तो उसके एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। तो ऊपर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, नीचे एक फिनोमेना की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों बातें सही है, लेकिन इसको रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो 35 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी।
आगे, व्हाट आर द सेगमेंटेशन वेरिएबल यूज्ड टू सेगमेंट द मार्केट फॉर टूथपेस्ट एज ए प्रोडक्ट। अगर आप जो वो सेगमेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे और किसके लिए, टूथपेस्ट के लिए, ठीक है, तो कौन कौन से बेस हो सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो सकता है, यस। साइकोलॉजिकल, यस। बिहेवियर के बेस पे, यस। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। हर तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आगे, दिस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक ऐसा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल विच कंसिस्ट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक्टिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम, जो एक यूनिफाइड सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है। वन चैनल मेंबर ओन द अदर, हैज कॉन्टेक्टेड विद देम और विल्ड सो मच पावर दैट दे मस्ट कोऑपरेट। तो नेम दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम को जो वो क्या बोलते हैं, इसको बोलता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। जब वो सारे एक यूनिफाइड सिस्टम के अंदर ही काम कर रहे हैं, मतलब होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया नीचे, या इनके साथ कोई जॉबर हो गए, जब ये सब एक ही पैरेलल जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही उसमें पर्सन के अंडर जो वो काम करे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल मैनेजमेंट मार्केटिंग सिस्टम। आगे, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज कैरेक्टराइज। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है, एक इस तरीके का बिहेवियर जिसमें जो है हम अगर मान लो कोई नए जो घर को परचेस करना है, या कोई नया कंप्यूटर या कोई महंगी चीज अगर आपको जो क्या करनी है, परचेस करनी है, तो वहां पे आप कंफ्यूज होते हो, तो वहां पे आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है सामान को लेने के लिए, जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, खोजबीन जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और ब्रांड जो है, ब्रांड में डिफरेंस है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो वहां पे अगर मान लो कई सारे ब्रांड, आपने कोई मान लो आपने आईफोन लेना है, आपने कोई फोन लेना है बढ़िया सा, 1 लाख रुपए तक का फोन लेना है। अब 1 लाख रुपए तक का अगर आपको जो फोन चाहिए, तो आप क्या, अब आप बहुत, एक तो महंगी चीज है तो आप कंफ्यूज हो, और आप बहुत ही, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही हाई है, क्योंकि आप हर चीज जांच पड़ताल करके इस सामान को क्या करोगे, बाय करोगे, तो आपका इन्वॉल्वमेंट भी हाई है। और 1 लाख रुपए की कैटेगरी के अंदर जो है वो कई सारी कंपनी फोन को क्या करे, बना भी रही है। एप्पल भी बना रही है, सैमसंग बना रही है, वन प्लस बना रही है, इसके अलावा जो है वो आप मोटरोला जो है उसका भी फोन ले सकते हो, उसके भाई कई सारी कंपनियां हैं जो उसमें क्या कर रही है, लॉन्च कर रही है। तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर जो है वो क्या, कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है कस्टमर का वो भी क्या होता है, हाई, और सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है अमंग द ब्रांड वो भी क्या होता है, हाई होता है। तो वहां पे जो है वो जो बायर है उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो 38 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी। आगे, ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, ये कौन सी होती है, तो ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम पे जो है वो नए या मॉडिफाइड प्रोडक्ट को जो है वो नई कैटेगरी के अंदर लॉन्च करते हैं, लेकिन ब्रांड नेम क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग रहेगा, तो उसको बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी, कि सेम ब्रांड नेम के अंडर जो नए प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। आगे, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एडॉप्टेड बाय द बिग बाजार इन इंडिया। तो बिग बाजार ने जो इंडिया में कौन से सीआरएम स्ट्रेटजी को जो वो क्या क्या ऑप्ट किया, तो है फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम, ए। आगे, 6 सिग्मा, ये थोड़ा लर्न करके जाना, 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्ट इन। 6 सिग्मा एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसका मेन एम क्या था, ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी प्रोसेस दैट मिनिमाइज एंड रिमूव द एरर, जो क्या कर देगा, एरर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो उसको बोलते हैं 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसके अंदर क्या था, 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका रिजल्ट क्या था कि हम जो है वो पर मिलियन में ओनली 3.4 डिफेक्ट जो है वो बस सिर्फ निकल के आएंगे, तो मतलब डिफेक्ट को पूरी तरह से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये लर्न करके जाना, 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन। आगे, डिसरप्टिव इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन जो है वो क्या है, डिसरप्टिव इनोवेशन बिजनेस आर दोस दैट, अब पहले वो डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होती है, इट रेफर टू ऑफरिंग ए वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जब आप जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करते हो, या कोई सर्विस या कोई कॉन्सेप्ट मार्केट में ऑफर करते हो, दैट ईदर डिसरप्ट एन एग्जिस्टिंग मार्केट और क्रिएट ए न्यू मार्केट सेगमेंट, जो क्या करेगा, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट जो है आपकी उसको डिसरप्ट कर देगा, ठीक है, उसको विनाश कर देगा और वही नया प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, और या फिर क्या होगा, एक नया मार्केट सेगमेंट बना लेगा, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन, ठीक है। तो डिसरप्टिव इनोवेशन कौन सी होती है, डिसरप्टिव अकर व्हेन ट्रेडिशनल वैल्यू ड्राइवर इन एन एक्जिस्टिंग मार्केट आर सिग्निफिकेंटली चेंज, जब एग्जिस्टिंग जो आपका सामान, जो आपका आइडियोलॉजी थी, या जो आप एग्जिस्टिंग जो आपका प्रोडक्ट था, जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिसरप्टिव। तो उसके आपको फीचर आपको बता रखे, अब आपको बताना है कौन कौन सा उसका फीचर है। डिसरप्टिव इनोवेशन इन बिजनेस आर दोस दैट क्रिएट ए न्यू मार्केट बाय ऑफरिंग वैल्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑफर करते इन्वॉल्व ऑफन न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस मॉडल टू वैल्यू टू ऑफर वैल्यू टू द मार्केट, ये बात भी सही है। डिस्प्लेस करते एस्टेब्लिश मार्केट लीडिंग फर्म्स प्रोडक्ट एंड अलायंस, और आप उसको क्या करोगे, डिस्प्लेस कर दोगे, यस, ये बात भी क्या है, सही है। तो आंसर क्या आएगा, डी। तो डिसरप्टिव इनोवेशन में एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, नई टेक्निक नई इनोवेशन के साथ में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसरप्टिव इनोवेशन। आगे, अकॉर्डिंग टू एनसोफ
प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रेड इंटेंसिफिकेशन कैन बी अचीव थ्रू द 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी। आइडेंटिफाई करना है, ये आपको 4 तरीके मार्केट अट्रैक्टिवनेस, पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी जो है वो 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी कौन कौन सी इंटेंसिफिकेशन के लिए। तो देखो अगर हम बात करते हैं इंटेंसिफिकेशन में तो ये है, ये आपकी है, एक है मार्केट पेनिट्रेशन। जब जो है वो क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसको जो वो न्यू मार्केट में अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। और जब आपका न्यू प्रोडक्ट है और वो एग्जिस्टिंग मार्केट में जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और अगर आपका जो है वो न्यू प्रोडक्ट है और वो नई मार्केट में जाएगा उसको बोलते हैं हम क्या, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। अब यहां पे आपको जो है वो बताना है क्या कि वो जो इसके फैक्टर वो कौन कौन से, मार्केट अट्रैक्टिवनेस है क्या, नहीं, मार्केट पेनिट्रेशन है, मार्केट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2, 3 एंड 4 बोले तो बी। चलो जी आगे। नेक्स्ट, सीआरएम परफॉर्म सेवरल टास्क। जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो कई सारे टास्क को परफॉर्म करता है एंड ब्रिंग सेवरल बेनिफिट, और उसके बहुत सारे क्या मिलते हैं, अपने वो बेनिफिट मिलते हैं। आइडेंटिफाई करना है अपने को वो बेनिफिट। भाई सीआरएम अगर आप करते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला, इट सपोर्ट क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग टू द एक्जिस्टिंग कस्टमर। अगर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हो तो आप अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को जो है कंपनी के ज्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो। यस, क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग का मतलब क्या है कि एक कस्टमर पहले एक पेन ले रहा था, अब आप उसको एक से ज्यादा पेन भी बेचोगे और अच्छी क्वालिटी का भी बेचोगे, उसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, ठीक है, ये भी होता है। मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर सर्विस, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सीआरएम। यस, सर्व एज सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये भी बात सही है। अगर आप जो कस्टमर से बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करके चलोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपका बना रहेगा। हेल्प कन्वर्ट बायर इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर, और जो सीआरएम है वो हेल्प करता है आपके कन्वर्ट करने में आपके बायर को किसमें, प्रॉफिटेबल कस्टमर में। बिल्ड एंड्यूरिंग रिलेशन विद देम एंड रिटेन देम एज अ कस्टमर फॉर लाइफ, ये बात भी एकदम क्या सही है। तो बात चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सीआरएम से रिलेटेड एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, डी। आगे, आइडेंटिफाई करो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। इंपोर्टेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर कौन कौन से हैं। कन्वीनियंस स्टोर होते हैं जो आपके घर के आसपास जो खुले होते हैं। यस। ऑनलाइन स्टोर रिटेल स्टोर का पार्ट है क्या, नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर, यस। डायरेक्ट सेलिंग, नो। सुपर स्टोर, यस। तो आंसर जो आएगा 45 का वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 5 बोल तो बी। मैचिंग करना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट जो है वो क्या, ब्रांड। प्राइस जो है वो प्राइस ईडीएलपी। ईडीएलपी बेसिकली क्या है, एवरीडे लो प्राइसिंग, तो एक स्ट्रेटजी होती है ईडीएलपी। प्लेस जो है वो क्या, डिसइंटरमीडिएशन, जो आप सामान को अब आपने क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो डिसइंटरमीडिएशन जो वो क्या होती है, जिसके अंदर जो है वो आप क्या डायरेक्ट सेलिंग करोगे कस्टमर को, ठीक है, बीच में इंटरमीडिएट की हेल्प नहीं लोगे। और प्रमोशन जो है वो क्या, क्लिक एंड मोटार। क्लिक एंड मोटार का मतलब ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल, जिसके अंदर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्या करते हो, काम करते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लिक एंड मोटार। ओमनी चैनल बोलते हैं जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, ठीक है। तो 46 का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सी। आगे 47, कंज्यूमर पास थ्रू 5 स्टेज विद एवरी परचेज। जब कभी भी कंज्यूमर जो है किसी भी सामान को परचेज करेगा तो 5 स्टेज से होकर गुजरेगा। अरेंज करना है इन स्टेजेस को, मेंशन बिलो। आपको यहां पे 5 स्टेज देंगे और आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, सबसे पहले जो है वो होगा आपका नीड रिकॉग्निशन। कंज्यूमर जो है वो पहले देखेगा, नीड को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर देखा नीड को पूरा करने के लिए वो इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा अल्टरनेटिव को। अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करने के बाद वो परचेज डिसीजन लेगा, और उसके बाद में जो है वो क्या करेगा, पोस्ट परचेज बिहेवियर को आइडेंटिफाई को जस्टिफाई करेगा कि सामान परचेज तो कर लिया, अब उसके बाद में वो सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाई वो देखेगा। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या बनेगा, 4, 1, 2, 5, 3 बोल तो सी। आगे, एट सम पॉइंट ए प्रोडक्ट सेल ग्रोथ विल स्लो डाउन। एक पॉइंट के ऊपर आके जो आपका प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड इट विल एंटर द मैच्योरिटी, और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेज में आ जाएगा, मैच्योरिटी स्टेज में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, जब ग्रोथ कम हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट है वो कहां आ जाएगा, मैच्योरिटी स्टेज पे। दिस मैच्योरिटी स्टेज नॉर्मली लास्ट लॉन्गर देन द प्रीवियस, और ये जो मैच्योरिटी स्टेज है ये ग्रोथ स्टेज से लंबे समय तक चलती है, एकदम सही बात है। एंड इट पोजेस स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये बात भी एकदम क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन जो है पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। रीजन में क्या बोल रहे हैं, स्लो डाउन इन सेल, ध्यान से सुना, स्लो डाउन इन सेल ग्रोथ इज ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द मोस्ट पोटेंशियल बायर। स्लो डाउन क्यों होता है, ऊपर क्या बोल रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो है जब वो ग्रोथ के बाद में जब क्या होगा, मैच्योरिटी स्टेज पर आएगा, ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। बिल्कुल। और स्लो डाउन क्यों होगी, रीजन बोल रहे हैं, बोलते स्लो डाउन जो होगा सेल ग्रोथ में होगा ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि
पोटेंशियल बायर ने प्रोडक्ट को पूरी तरह से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ द कंपीटिंग फर्म इन द मार्केट एंड प्राइस कंपटीशन स्टीफिंग। और फिर क्या हो गया, सभी लोगों ने आपका जो आपके टारगेट मार्केट थी वो पूरी एंटायर आपने कवर कर ली है, ठीक है, अब ज्यादा कस्टमर कुछ बचे नहीं है। और दूसरा जो है वो क्या, कंपटीशन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब कैसी स्टेज आ जाएगा, मैच्योरिटी। तो दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो आएगा 48 का वो क्या आएगा, ए। आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो बोलता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट का और सेलिंग कॉस्ट का जो है वो रोल क्या होता है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो उससे क्या, आप सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर जो है वो क्या होता है, सभी फर्म जो वो सेम रेट के ऊपर सामान को क्या बेच रही होती है, ठीक है। तो जब आप एडवर्टीजमेंट को अगर क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो उसका फायदा क्या होगा, आपका जो मार्केट साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, सेकंड। आगे, डैश यूजुअली हैव इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज सेल्स ऑफ दीज प्रोडक्ट टेंड टू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू देयर अवेलेबिलिटी। वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तो वो होते हैं जी आपके कन्वीनियंस गुड। तो कन्वीनियंस गुड जो है वो यूजुअली हैव इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज सेल ऑफ दीज प्रोडक्ट टेंड्स टू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू देयर अवेलेबिलिटी। तो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं वो, ध्यान रखना। आगे, विच फ्रेज बेस्ट कंप्लीट करता है द स्टेटमेंट बिलो। वन ऑफ द की टास्क, जो मेन काम होता है मार्केटर का, वो क्या होता है, मार्केटर का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है, ये क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेगा दूसरे कंपटीटर से और क्रिएट करेगा परसेप्शन अमंग द कंज्यूमर दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेजिंग, कि हमारा सामान अगर आप परचेज करो तो वो क्या है, वर्थफुल है। तो आंसर क्या आएगा, सी। डिफरेंशिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर। तो 51 का आएगा थर्ड, ये नहीं करना। आगे, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, ये तो लर्न करना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ ट्रूथ इन सर्विस मार्केटिंग, ये एक प्रोपोजिशन है जो दिया था किसने, जो दिया था जैन कार्लोन्स ने। आगे, इन द रिटेल इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री में कैटेगरी किलर कौन होता है। तो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर कैटेगरी किलर को जो है वो कौन होता है, ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट स्टोर विच इज वेडेड टू डिस्काउंटिंग एंड डोमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरी, जो क्या करता है, प्रोडक्ट कैटेगरी को डोमिनेट करेगा और अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं कैटेगरी किलर, जो छोटे छोटे रिटेलर को क्या कर देगा, खा जाएगा। आगे, हु इज वाइडली क्रेडिटेड फॉर प्लेसिंग जापान एज ए वर्ल्ड लीडर इन द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो ये लर्न करना पड़ेगा, ये बात किसने बोली कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के अंदर जापान जो वो क्या है, वर्ल्ड लीडर है, ये बोलता है आपके डीमिंग डब्ल्यूई ने। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पीएलसी। करेक्ट फॉर्म जो है बतानी है पीएलसी। पीएलसी जो वो कैसा होता है, ऐसा होता है ना पीएलसी, यस। तो बेल शेप पीएलसी होता है, बोलो यस सर, बेल शेप है। अच्छा, स्लोप्ड पीएलसी होता है, यस। साइकिल रिसाइकल पीएलसी होता है क्या, साइकिल रिसाइकिल पीएलसी, यस। ग्रोथ स्लम्प पीएलसी होता है, नो। तो इस तरीके का कभी भी आपको जो है वो पीएलसी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, बी एंड सी। बोले तो ये याद करके जाना, फोर्थ। आगे, ब्रांड कॉन्सेप्ट देखा और मीनिंग है आपको मैचिंग करना है। ब्रांड इमेज, सबसे पहले जो है वो ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज क्या है, इमेज ऑफ द ब्रांड इन द कस्टमर, कस्टमर के माइंड में जो ब्रांड के प्रति जो इमेज होती है उसको बोलते हैं ब्रांड इमेज। ब्रांड फीलिंग की अगर बात करें तो ये क्या है, कस्टमर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड। कस्टमर का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है ब्रांड के रिस्पेक्ट में वो क्या है, उसको बोलते हैं ब्रांड फीलिंग। ब्रांड पोजीशन जो है वो क्या होती है, तो ब्रांड पोजीशन है बेसिकली डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर ऑफ द ब्रांड टू क्रिएट ए यूनिक पोजीशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, उसको बोलते हैं ब्रांड पोजीशन। और ब्रांड सेलियंस क्या होती है कि कस्टमर कैसे अपने ब्रांड को जो है वो सोचता है वेरियस परचेज सिचुएशन के अंदर, उसको बोलता है ब्रांड साइलियंस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका 57 का 4। आगे 58, द प्रोडक्ट हियरार्की स्टेज फ्रॉम बेसिक नीड से पर्टिकुलरली इन सम सीक्वेंस के अंदर, आपको करेक्ट सीक्वेंस है वो बतानी है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट हियरार्की के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, नीड फैमिली। क्या आएगा, नीड फैमिली। नीड फैमिली के बाद में जो क्या आएगा, प्रोडक्ट फैमिली। जो प्रोडक्ट है वो किस उस फैमिली से रिलेटेड है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली के बाद में जो है वो क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट क्लास। प्रोडक्ट क्लास के बाद में जो है वो क्या आएगा, वो आएगा प्रोडक्ट लाइन। और प्रोडक्ट लाइन के बाद में जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्ट टाइप। बोले तो ए। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, DBCEA। DBCEA बोले तो थर्ड। आगे, सीक्वेंस करें इनोवेशन अडेप्शन प्रोसेस को डेट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेज। जो इनोवेशन है उसके 5 स्टेजेस होती है, आपको उसको सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। विच पोटेंशियल कंज्यूमर पास थ्रू व्हाइल अटेम्प्टिंग टू अराइव एट डिसीजन टू ट्राई और नॉट टू ट्राई एन इनोवेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कंज्यूमर को जो है वो अवेयरनेस जो है वो होती है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनोवेशन के बारे में, अवेयरनेस के बाद में जो है वो क्या होगा, फिर कंज्यूमर इंटरेस्टेड होगा उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को परचेज करने में। फिर इंटरेस्ट जब वो जगाएगा तो उसके बाद में कंज्यूमर जो है वो मेंटल ट्रायल करेगा इनोवेशन का, वो सोचेगा कि मुझे एक्चुअल में लेना भी है या नहीं लेना। फिर अगर वो सोच लेगा मुझे लेना है, फिर उसके बाद में वो उसको क्या करेगा, फिर वो उसको
ट्राई करेगा, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर ट्राई द इनोवेशन, और ट्राई करने के बाद अगर उसको सही लगेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको दोबारा से रीपरचेस करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर डिसाइड टू यूज द इनोवेटिव रिपीटेडली। सी, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, EDBAC बोलते हो फोर्थ। तो जब इनोवेशन, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसको अगर कंज्यूमर जो है उसको ट्राई करना चाहता है तो इस प्रोसेस को वो क्या करता है, फॉलो करता है। आगे असर्शन दे रखिए, बोलता है एक्वायरिंग फर्म ऑफर आर विलिंग टू पे प्राइस हायर देन द स्टेटस क्यू वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर द राइट टू कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट फर्म। बोलता है जो एक्वायरिंग फर्म होती है, जो बड़ी फर्म है, वो छोटी फर्म मान लो उसकी वैल्यूएशन जो वो आई है मान लो 100 करोड़, वो उसके 100 करोड़ से भी ज्यादा पे करने के लिए विलिंग रहती है। क्यों? ताकि हम उसकी मैनेजमेंट को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। ये बात एकदम क्या सही है। रीजन इसके पीछे दे रखे हैं, ऐसा क्यों करती है, द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल स्टेम फ्रॉम द चेंज दैट कैन बी मेड टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय डीबोटलनेकिंग कैपेसिटी, स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशन, मैनेजरियल सिस्टम एंड प्रोसेस। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब में अपने को जो वो क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आप डायरेक्टली जब आप मैनेजमेंट में आ जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑपरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए फर्म जो वो क्या करती है, जो एक्वायरिंग फर्म है, जो बड़ी फर्म है, जो छोटी फर्म को टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो वो बेसिकली विलिंग होती है कि जितना उसका स्टेटस के हिसाब से जो उसकी वैल्यू निकल के आई है, उससे ज्यादा भी प्राइस पे करने के लिए वो क्या रहती है, विलिंग रहती है। तो रीजन भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट। असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। आगे रिटेलर कोऑपरेटिव बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। रिटेलर कोऑपरेटिव जो है वो किस चैनल सिस्टम से जो है वो क्या है, रिलेटेड है। तो रिटेलर कोऑपरेटिव जो है, रिटेलर कोऑपरेटिव्स जो बनी होती है अलग अलग, तो वो जुड़ी होती है किससे, कॉन्ट्रेक्चुअल चैनल से। आगे हाउ ओपन एंड हाउ इजिली कस्टमर थिंक ऑफ द ब्रांड अंडर वेरियस परचेज और कंजम्पशन सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रांड सेलियंस। आगे ह्यूज स्टोर, वो बड़े बड़े स्टोर जो कंबाइन करते हैं सुपरमार्केट को, डिस्काउंट को एंड वेयर हाउस को, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपर मार्केट। आगे सेंट्रल फोकस होता है और विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज द 5 स्टेज कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। तो वो कौन सा, वो है आपका एंजल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल। ये बेसिकली जो है आपका इसके अंदर जो है वो 5 स्टेजेस आती हैं, ठीक है ना। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार पढ़ लेना। तो बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि कस्टमर जब किसी भी सामान को क्या करेगा, परचेज करता है, तो उस टाइम पे वो पहले सोचता है कि मैं क्या, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, वेयर टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। और इसके लिए वो क्या करता है, उसके पास में कई सारे बाइंग बिहेवियर के जो है वो टोटल लगे 4 तरह के मॉडल हैं। और जो एंजल कोलैट मॉडल है उसके अंदर वो ना अलग अलग डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या अलग अलग स्टेप को फॉलो करता है। तो वो मैंने यहाँ पे बता रखे, तो थोड़ा देख लेना एक बार। तो 5 स्टेप जो वो कौन से, सबसे पहले नीड राइज होगा, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, इवेल्युएट करेगा डिफरेंट अल्टरनेटिव को, फिर परचेज डिसीजन और फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर। तो ये आपके 5 स्टेप है। तो ये किस में है, ये है आपका एंजल कोलैट ब्लैकवेल मॉडल में। आगे ए सेल पर्सन जो रिलाई करता है क्रिएटिव मेथड पे फॉर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड क्रिएटर। तो एक ऐसा सेल्स पर्सन जो क्या क्रिएटिव मेथड को यूज करेगा, तो उससे वो क्या करता है, डिमांड को क्रिएट करता है। आगे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी जो है वो एसोसिएटेड किससे, एवर्ट रोजर से। और इसने क्या, एवर्ट रोजर ने 1962 के अंदर जो है वो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेटिव थ्योरी जो है वो क्या किया, उसने लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो क्या बोलता है, इसमें एक्सप्लेन किया हाउ ओवर टाइम, वक्त के हिसाब से एक आइडिया या प्रोडक्ट वो मोमेंटम जो है वो गेन करेगा और वो फैल जाएगा थ्रू स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। कि इनोवेशन जैसे जब इनोवेट, कोई भी आइडिया को आप इनोवेट करोगे धीरे धीरे वो जो है लोगों के अंदर फैल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन किया किसने, एवर्ट रोजर ने। आगे आपको यहां पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्री इन कंटेक्स्ट। तो आपको वो जो मॉडल बनता है ऐसे ना, ट्री मॉडल जो जिसको बोलते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली मैनेजमेंट वालों के लिए है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो वो कैसे बनता है, तो इसके अंदर हम लोग जो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कस्टमर वैल्यू ट्राइड, इस टाइमली कॉम्बिनेशन है किसका, क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस का। उसके बाद मार्केटिंग जो है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन, क्रिएशन, कम्युनिकेशन, डिलीवरी, मॉनिटरिंग ऑफ द कस्टमर वैल्यू। और साथ में जो है फिर हम क्या बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट करता है एक पर्सन जजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट परसीव परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द एक्सपेक्टेशन। तो ये इससे रिलेटेड है, ये जो ट्री मॉडल जो होते हैं ना, इसमें आएगा बी, सी एंड ई, बोले तो थर्ड। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज करता है ग्रोथ फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बोलता है ग्रोथ फेज के अंदर जो है, जो पीएलसी है उसके जो ग्रोथ फेज होते हैं उसके अंदर जो है वो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रोथ फेज में सबसे पहले इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हो आप, जो है वो क्या करोगे, हर चैनल को आप यूज करोगे अपना सामान कस्टमर तक पहुंचाने में। यस, मैक्सिमाइज करोगे प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, यहां पे आप जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो क्या,
नहीं, ऐसा नहीं भाई, ग्रोथ स्टेज पे मैक्सिमाइज थोड़ी होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो कहाँ होगा, मैच्योरिटी पे, ये नहीं होगा। बिल्ड अवेयरनेस, ग्रोथ के अंदर आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो एंड इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हो मास मार्केट में, यस। डाइवर्सिफाई करना चाहते हो ब्रांड एंड आइटम मॉडल को, ऐसा होता है क्या, इनोवेशन में आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करोगे, नहीं, इनोवेशन में डाइवर्सिफिकेशन है पहले, सॉरी ग्रोथ में डाइवर्सिफिकेशन है जब हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ के बाद में मैच्योरिटी में जाएगा तो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। एंड प्राइस हम ऐसा रखें कि पेनिट्रेट कर सके मार्केट को, मास मार्केट को हम कैप्चर कर सके, इसलिए हम रेट कम डिसाइड करेंगे, यस। तो आंसर क्या आएगा, ए, सी एंड ई, बोले तो सेकंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ ऑफ द ब्रांड कम्युनिटी, ब्रांड कम्युनिटी के बारे में कुछ मिथ जो है वो क्या क्या है। सबसे पहला, बिल्ड द ब्रांड, ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। बिल्ड द ब्रांड एंड द कम्युनिटी विल फॉलो, एक मिथ है कि आप ब्रांड वालों और कम्युनिटी को फॉलो करेंगे, तो ये भी क्या एक मिथ है, बिल्कुल। फिर क्या बोलता है, फोकस ऑन ओपिनियन लीडर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाए तो ओपिनियन लीडर के ऊपर फोकस करो, ये भी क्या एक मिथ है। ब्रांड कम्युनिटी एग्जिस्ट टू सर्व द बिजनेस, ब्रांड कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है बिजनेस को सर्व करने के लिए, ये भी क्या मिथ है, बल्कि बिजनेस एग्जिस्ट करता है। फिर ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो है वो बेस्ट वे है बिल्ड द कम्युनिटी, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क के थ्रू ही आप कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हो, नहीं, ये भी एक मिथ है। सोशल नेटवर्क आर वन कम्युनिटी टूल है बट द टूल इज नॉट द स्ट्रेटजी, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, तो ये मिथ नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ए, बी, सी एंड डी, बोल तो ए, 4। आगे, पॉसिबल लेवल ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन दे रखा है और एग्जांपल है, आपको जो मैचिंग करना है। नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन जो वो क्या होती है, नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन वो है जब हम क्या करते हैं, नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, एज एक्सपेंसिव एज अ रेस्टोरेंट इज इट ought टू हैव एक्सीलेंट फूड एंड सर्विस, जैसा एक्सपेंसिव लग रहा है रेस्टोरेंट, जितना एक्सपेंसिव है तो हम ये मान रहे हैं कि उसका फूड भी क्या होगा, बढ़िया होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव हमारी एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेशन जो वो क्या होगी, जब हम क्या करते हैं, आई एक्सपेक्ट दिस रेस्टोरेंट टू सर्व मी इन एन एडुकेट मैनर, तो मैं एक्सेप्टेबल जो है मैं जो है वो रख के जा रहा हूं, अपने एक्सपेक्टेशन रखता हूं, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल। मिनिमम ट्रबल एक्सपेक्टेशन जो वो कौन सी होती है, जब हम ऐसा कुछ, एक एग्जांपल है कि आई एक्सपेक्ट टेरिबल सर्विस फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट बट केम बिकॉज प्राइस इज लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सर्विस बेकार होगी क्योंकि उसका प्राइस क्या था, कम था, तो इसको बोलते हैं मिनिमम ट्रबल एक्सपेक्टेशन, पहले से डिसाइड हो गया। और एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपेक्टेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रेस्टोरेंट इज वेरी गुड बट व्हेन इट गेट बस द सर्विस इज स्लो, लेकिन इसकी सर्विस क्या स्लो है, तो ये कैसे पता चला, एक्सपीरियंस की बेस पर, तो एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या, थर्ड, तो आंसर जो आएगा वो क्या होगा, थर्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द सेगमेंटेशन प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर, जब आप एंटायर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट के अंदर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आप किस प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं कस्टमर का इनटू द सेगमेंट बेस्ड ऑन द सिमिलर नीड एंड बेनिफिट सॉट बाय देम, तो पहले ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुपिंग करने के बाद अब जो हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किस विच डेमोग्राफिक लाइफस्टाइल यूसेज बिहेवियर मेक द सेगमेंट डिस्टिंक्ट एंड एक्शनेबल, हमने कर लिया। ये करने के बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस जो है ऑफ ईच सेगमेंट बेस्ड ऑन सम प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। इसके बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन और प्रोडक्ट प्राइस पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे हर सेगमेंट के लिए। और इसके बाद आखिरी जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, क्रिएट करना सेगमेंट स्टोरी बोर्ड टू लिस्ट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, और लास्ट में क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, बोलो तो ई। तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड, क्या रहेगा, सेकंड। तो ये है अपने कंप्लीट क्वेश्चन। आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने 20 और प्लस में 72 ओवरऑल मिला के लगभग 92, 2-3 क्वेश्चन हमारे कट गए, तो लगभग 90 क्वेश्चन अप्रोक्स हमने जो है वो डिस्कस किए। मार्केटिंग से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, ओके। कुछ क्वेश्चन है जो ब्रांड से रिलेटेड जो अब अपने कॉमर्स के अंदर नहीं आते हैं तो वो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैनेजमेंट वाले जो है वो सारे करके जाना, ठीक है ना। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन, बढ़िया वाले क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। बढ़िया तरीके से आप इसको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2 बार आप लगा लेना, एक बार वीडियो और एक बार इसका पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा पेड चैनल में, तो उसको आप जरूर देख जाना। तो अगर आप ये करके जाते हो तो बहुत ही हेल्प मिलेगा पेपर के अंदर, ओके जी। तो चलो अभी बढ़िया तरीके से इसको जो है वो कीजिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।